हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से PW1 के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जहां हम लोग अभी बात करें समग्र सीरीज़ के अंतर्गत। और इस समग्र सीरीज़ के अंतर्गत जो हमारी चर्चा आपके साथ हो रही है वो हो रही है मेडिवल हिस्ट्री में। और मेडिवल हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी, वहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सतीश चंद्र सर वाली बुक के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर्स को डिस्कस किया है सिंपल तरीके से, वहाँ आज भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले चैप्टर को भी हम लोग तरीके से करें। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो हमारा 11th चैप्टर के ऊपर डिस्कशन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी आप लोगों ने विश्वास दिवस पे भी जो भी ऑफर्स थे उसको जरूर अवेल किया होगा। 10 मार्च तक ये वैलिड था। तो ये कुछ कोर्सेज थे जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये बैचेस हमारे पास है। संकल्प यूपीएससी बैच है, प्रहार यूपीएससी बैच है, यूपीएससी प्रारंभ बैच है। सो दीज आर द डिफरेंट बैचेस जिसको कि आप PW जो है का आप डाउनलोड करके इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, या डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। तो समग्र बुक सीरीज में हम लोग बात करें तो आज जो चैप्टर है वो चैप्टर 11th है। और जो चैप्टर 11th है वो हमें डिस्कस करना है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। द टाइम पीरियड गिवन इज हियर 1300 to 1500। सो कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर क्यों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। और कैसे ये चैप्टर आया भी हमारे सामने, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक पढ़ाई किया है मेडिवल हिस्ट्री में कि हमने देखा क्या है कि टर्किश इस्टाब्लिशमेंट होता है। और टर्किश इस्टाब्लिशमेंट जो है वो किसके साथ होता है, तो वो होता है दिल्ली सल्तनत के साथ। आपने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही दिल्ली सल्तनत इस्टाब्लिश होता है 206 में। और 1526 यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक ये पीरियड चल रहा होता है। तो इसमें देखेंगे एक न्यू एलिमेंट के रूप में टर्क्स इंडिया में आते हैं। और देखेंगे उनका इंट्रैक्शन यहाँ पर जो लोकल, जो हमारा जो कल्चर था, हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा रिलीजन था, इवन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ भी उनका इंट्रैक्शन होता है। और देखेंगे क्या कि यहाँ पर कुछ सिंथेटिक, इसका मतलब ये हो गया कि हम देखेंगे कुछ जो ट्रेड्स थे, जो एंशिएंट इंडियन ट्रेड्स थे वो, और जो हमारे पास न्यू एलिमेंट्स आ रहे हैं विद द अराइवल ऑफ टर्क्स, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है और एक रिच कल्चर डेवलप होकर के आता है। एंड दैट वी कैन सी विटनेस in not only in the architectural development but also can be witnessed in the development of music, dance, language, literature and all। तो इन सभी के बारे में आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त लेकिन टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। क्रिस्प डिस्कशन होने वाला है। और ये चैप्टर भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलता है। फर्स्ट से अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा होगा कि सूफी और भक्ति जो कि कल्चर का ही एक एस्पेक्ट है, यहाँ से सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन में मिलता है, जो कि हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमारे पास है। इन सभी को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो हमने देखा कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1300 से लेकर के रफली अगर हम लोग बात करें तो 1500 तक की कहानी यहाँ भी हम लोग को जो है सो कवर करनी है। इनके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ जिस तरीके से हम लोग हमेशा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस स्लाइड के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, तो ये आपको मिला हुआ है कि पहले तो कुछ इंट्रोडक्शन जो कि अभी हमने आपको दे ही दिया है। फिर आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हम देखेंगे इन इंडिया, रिलीजियस आइडियाज़ जिसके अंदर इस्लाम भी होगा, सूफिज़म भी होगा, भक्ति मूवमेंट्स भी होंगे, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डिफरेंट बिलीव्स के बारे में बात करेंगे। सूफी मूवमेंट के बारे में, चिश्ती एंड सोहरावर्दी सिलसिला काफ़ी महत्वपूर्ण सिलसिला है, उसके बारे में बात करेंगे। भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। वैष्णवाइट मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। संस्कृत लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। लिटरेचर में अराबिक एंड पर्शियन लिटरेचर, रीजन, लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट्स। सो जितनी भी बातें होंगी उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वापस से हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग बात करना शुरू करेंगे। देखिए क्या होता है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि अर्ली 13th सेंचुरी में, यानी कि 1206 में, 1206 ईस्वी में हमने ये देखा था कि दिल्ली सल्तनत इस्टाब्लिश होता है इन इंडिया। ठीक है ना, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के जो आपका कल्चरल लैंडस्केप है उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, हम देखेंगे क्या कि जो टर्किश इन्वेडर्स हैं उन लोगों ने किया कि जो टर्किश पीपल हैं, अभी तो हम लोग जानते हैं कि जो तुर्की लोग हैं वो क्या है, वो इस्लामिक फेथ में है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि टर्किश पीपल पहले इस्लाम के फेथ में नहीं थे। उनका जो है इस्लामीकरण हुआ। आपको याद होगा हमने बात किया था आपके साथ अब्बासिद कैलिफेट के समय में कि किस तरह के जो टर्क्स पीपल थे उनका क्या हुआ, इस्लामाइजेशन हुआ और उसका जो है पर्शियनाइजेशन हुआ। ठीक है ना, इस्लामाइजेशन एंड जो है पर्शियनाइजेशन हुआ। आपको याद होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अब्बासिड्स आपको याद होगा अब्बासिड्स के समय में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अब्बासिड्स, जो टर्क्स थे, टर्क्स वो हमारे यहाँ क्या हुए थे, टर्क्स जो थे वो क्या हो गए, जो टर्क्स थे, टर्क्स उनके बारे में बात करें तो इनका हम देखते हैं कि जब इनकी सर्विसेज में आने शुरू हो गए तो इनका हम देखेंगे क्या कि इनका जो है सो होता क्या है, इनका पर्शियनाइजेशन होता है और इनका जो है सो इस्लामाइजेशन होता है। तो इनका इस्लामाइजेशन होता है एंड जो है इनका पर्शियनाइजेशन होता है। इस टर्म से आप लोग
बिल्कुल, पर्शियनाइजेशन होता है, पर्शियनाइजेशन होगा। ये दोनों टर्म से आप भली भांति परिचित होंगे, इस्लामाइजेशन एंड पर्शियनाइजेशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है ना, आपको याद होगा ये पूरी तरीके से कि टर्क्स वर नॉट अर्लियर, दे वर नॉट इनटू इस्लामिक फेथ अर्लियर, रादर व्हेन दे केम टू द सर्विस ऑफ अब्बासिद कैलिफ्स। अब्बासिद खलीफा के जब सेवा में ये आते हैं, तब हम देखें आज पैलेस गार्ड, आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था, तब इनका जो है इस्लामीकरण हुआ, यानी कि धर्म के रूप में इनका धर्म इस्लाम बना, और यहाँ की जो पर्शियन संस्कृति थी इसको इन लोगों ने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि टर्क्स का केवल इस्लामाइजेशन ही नहीं हुआ, बल्कि पर्शियनाइजेशन भी उनका होता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो यही बातें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टर्किश इन्वेडर्स हैविंग एम्ब्रास्ड इस्लाम एंड एसिमिलेटेड अरबो पर्शियन कल्चर्स जो है सो इनिशिएटेड दिस पीरियड। तो जब देखेंगे जो टर्किश पीपल है, जब उनका पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में होता है विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो हम देखेंगे इंडिया के अंतर्गत हमारे यहाँ पर्शियन और अरबियन कल्चर भी इंडिया में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो जो है सो फैलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ के कल्चर को इन्फ्लुएंस करना भी शुरू करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमारी हुई। अब आइए हम देखेंगे कि जो कल्चरल बैकग्राउंड है टर्किश इन्वेडर्स का, आपको याद होगा टर्किश इन्वेडर्स का, तो दे वेर नॉट कल्चरली प्रिमिटिव। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कि जो टर्किश लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनके यहाँ बिल्कुल आदिम व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो लोग क्या सुसंस्कृत हो चुके हैं, उनका पर्शियनाइजेशन हो चुका है। तो उनका जो कल्चर था दैट वाज नॉट कल्चरली प्रिमिटिव, दे ब्रॉट विद देम एडवांस्ड नॉलेज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया के रीजन में हम देखेंगे कि वहीं से जो पर्शियन कल्चर है वो क्या है, वो काफ़ी रिच कल्चर था, और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार टर्क्स के अंदर भी हो चुका था, और उनके साथ ही जो सेंट्रल एशिया के जो संस्कृति थी उनके साथ भारत में आती है, जो कि काफ़ी रिच और विविड कल्चर हुआ करता था। ठीक है, सो दे वर नॉट द प्रिमिटिव पीपल, ठीक है ना, देयर कल्चर वाज नॉट प्रिमिटिव, रादर दे वर वेरी मच एडवांस। ठीक है ना, उनके जो संस्कृति थी काफ़ी विकसित थी, वो आदिम तरीके का समाज उनके पास नहीं था। उन्होंने जब इस्लाम को स्वीकार किया and absorb the culture prevalent in Islamic land, including science, navigation and literature, तो हम देखेंगे उनके साथ एक उन्नत विज्ञान, नेविगेशन और जो है साहित्य भारत के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि उनका क्या हो चुका है, उनका जो है पारसीकरण हो चुका है। ठीक है, पारसीकरण हो चुका है। तो इस्लामिक भूमि में जहाँ कहीं भी उनका इंटरेक्शन हुआ, इस्लाम में जब वो आ गए थे, तो इस्लामिक लैंड के पास जो भी लैंग्वेज था उनके पास, जो भी लिटरेचर उनके पास था, जो भी ज्ञान था, चाहे वो विज्ञान का हो या नेविगेशन का हो, वो सब उनके साथ आया और वो भारत की धरती पे भी आना शुरू हो जाता है। तो ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके टर्क्स के आने के साथ न्यू एलिमेंट्स, कल्चरल एलिमेंट्स का इंडिया में प्रवाह हो रहा है। अगर इसको हम लोग एक तरीके से एक छोटे से मैप के थ्रू देखने और समझने की कोशिश करें, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ कि विद द एडवेंट ऑफ टर्क्स, जब यहाँ पर टर्क्स यहाँ आ रहे हैं और एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो इनके साथ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इनके साथ हो क्या रहा है हमारे साथ, इनके साथ हो रहा है न्यू एलिमेंट्स। अगर हम देखेंगे न्यू एलिमेंट्स के रूप में, हम देखेंगे न्यू एलिमेंट्स ऑफ कल्चर diffused into India. Culture, new elements of culture were diffused into India, diffused into India. भारत में विस्तृत होती है, नई सांस्कृतिक जो तत्व हैं वो आपको दिखाई देंगे, और ये तत्व आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, विज्ञान में, गणित में, खगोल में, हर जगह साहित्य में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है ना, सो ये कहाँ डिफ्यूज दिखाएगा, ये डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो इट कैन बी इनटू द मैथमेटिक्स, अगर हम लोग बात करें मैथ्स में दिखाई देगा, आप देखेंगे साइंस के अंदर दिखाई देगा, आपके अंदर आर्किटेक्चर के अंदर दिखाई देगा, एवरीवेयर यू पीपल कैन, आर्किटेक्चर के अंदर दिखाई देगा, आप देखेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर में दिखाई देगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ये दिखाई देगा। सो एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, आर यू गेटिंग मी बाय गाइस? ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे, एटसेट्रास, सो एटसेट्रा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी बात हुई। सो इनका इंट्रैक्शन होगा एंड फिर एसिमुलेशन होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, ठीक है ना, कि इंट्रैक्शन। तो ये जो न्यू एलिमेंट्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, न्यू एलिमेंट्स जो कि टर्किश पीपल के साथ आ रहा है, टर्किश पीपल के साथ यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इंडिया की भूमि पे आ रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ जब इनका इंट्रैक्शन होगा, कहाँ पे होगा, इंडियंस जो कि ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, इंट्रैक्शंस विद क्या होगा, जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है उनके साथ इनका इंट्रैक्शन होगा, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के साथ इनका क्या होगा, इनका इंटरेक्शन होगा, और फिर इनका एसिमुलेशन होगा। ये इसका मतलब क्या है, दिस एसिमुलेशन विल लीड्स टू व्हाट, दैट विल लीड टुवर्ड्स व्हाट आई से, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक कल्चर। और दिस सिंथेटिक कल्चर और ये सिंथेटिक कल्चर हमें हर जगह दिखाई देगा, हमें साहित्य में दिखाई देगा, हमें वास्तुकला में दिखाई देगा, हमें विज्ञान के कई क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो इनका एसिमुलेशन भी होना शुरू हो जाता है। सो इंटरेक्शन बिटवीन टर्किश रूलर्स एंड इंडिजिनस लेड टू अ कॉम्प्लेक्स कल्चरल एक्सचेंज
दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होगा ऑफ एसिमुलेशन वाज ग्रेजुअल एंड ऑफन अकम्पनीड बाय डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एसिमुलेशन का प्रोसेस चल रहा है तो इसमें हमें ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन भी दिखाई देगा और कंस्ट्रक्शन भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे कि इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इस लाइन को, तो अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं आर्किटेक्चर में क्या होता है। आर्किटेक्चर में आपको याद होगा कि हमने देखा था, आगे भी हमारी चर्चा होगी और आप पहले से भी जानते होंगे, जैसे हम लोग बात करें कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में, जैसे कि हम लोग बात करें कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के बारे में, हम बात करें अढ़ाई दिन झोपड़ा के बारे में, तो आपको ये मालूम होगा ये सब पहले क्या थे, ये सब इंडियन जो है आर्किटेक्ट थे, इंडियन मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे। कोई जैन स्कूल है, कोई जो है सब देखेंगे यहाँ पर में संस्कृत स्कूल हुआ करता था और बाद में इसका मॉडिफिकेशन हुआ एक तरीके से। तो यहाँ पर हमें देखने को डिस्ट्रक्शन भी मिलता है और हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। सो एसिमुलेशन का प्रोसेस जो था दैट वाज नॉट ए स्मूथ, ठीक है ना। सो इसके अंदर कई चैलेंजेस आएंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कई क्लासेस भी होंगे, लेकिन फाइनली जाकर फिर हम देखेंगे ये जो है वो एसिमुलेशन का काम हमारे साथ होएगा, ठीक है। चलिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमुलेशन वाज डन थ्रू, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या ये कहाँ कहाँ हमें दिखाई देगा, दैट इज इन द फील्ड ऑफ व्हाट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दिखाई देगा। दैट विल हैपन इन लिटरेचर एंड म्यूजिक, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये हमें यहाँ पर इनका एसिमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। कस्टम एंड सेरेमनीज के अंतर्गत ही आपको देखने को मिला है। कस्टम्स का मतलब क्या होगा एंड सेरेमनीज का मतलब क्या हो गया। सेरेमनीज का मतलब कि जो टर्किश कस्टम्स हैं वो क्या होंगे, वो भी यहाँ पर आएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा बलबन के बारे में, तो बलबन ने क्या किया, बहुत सारे जो पर्शियन कस्टम्स थे उसको उसने अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है ना। सेरेमनीज के रूप में भी हम देखेंगे, न्यू फेस्टिवल के रूप में उसने किसको इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज नवरोज को किया था। तो हम देखिए कस्टम एंड सेरेमनीज भी यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए गए और उनका एडॉप्शन भी हुआ। अब देखिए बहुत सारे ऐसे हिंदू जो है सो आई मीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए जिन्होंने हिंदू फेस्टिवल्स को भी प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व होने लगे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात करें तो वो होली में भी पार्टिसिपेट किया करता था। तो कस्टम एंड सेरेमनीज भी धीरे धीरे क्या अडॉप्ट हुआ, उसका भी एस्टिमुलेशन होना शुरू हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो भी हमारा नॉलेज था, ठीक है ना, उसका भी यहाँ पर इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में भी एक्सचेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन। हमने देखा था कि यहाँ पर कई कन्फ्रंट्रेशंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, तब जाके फाइनली एसिमुलेशन का प्रोसेस होगा। क्योंकि जो चीज़ें इस्टेब्लिश पहले से होती हैं और न्यू एलिमेंट्स अगर कुछ आता है तो वो अचानक से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उन दोनों के बीच में पहले कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या होंगे, क्लासेस होंगे, बाद में जाकर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उनके बीच में क्या होगा, सिंथेसिस होना शुरू होगा, एसिमुलेशन का प्रोसेस होना शुरू होगा। सो जो एसिमुलेशन का प्रोसेस था दैट वाज नॉट दैट मच इजी, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था एंड दैट वाज डन थ्रू ओनली थ्रू क्लासेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जो है हम लोग बात करें कन्फेंट्रेशंस। विदाउट दिस इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। जो एसिमुलेशन का प्रोसेस है, जो इस्लामिक संस्कृति है, जो टर्किश संस्कृति है, वो आई कैन से दैट जो पर्शियन कल्चर है, अरेबियन कल्चर है, वो भारत में बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं हो पाती, या हमारा न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर होता है, इसका विकास नहीं हो पाता जब तक हमारे बीच में एसिमुलेशन नहीं होता। और एसिमुलेशन तभी होता है जब हमारे बीच में क्या होते हैं, क्लैशेस होंगे, कन्वर्जेंस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या जो कन्फ्रंट्रेशन है, ये सारी चीज़ें होंगी, फिर जाकर एसिमुलेशन का प्रोसेस हमारे यहाँ बन पाता है, ठीक है। अब इनिशियल जो है हम देखेंगे क्या है, कन्वर्जन्स हैं एंड कंस्ट्रक्शंस हैं। टर्किश रूलर्स इनिशियली कन्वर्टेड एग्जिस्टिंग टेम्पल्स, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जब टर्किश लोग आए तो आपको ये मालूम होगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, ठीक है ना, दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी, एडुकेट मनी नहीं था, लेकिन फॉर देयर वर्शिप, ठीक है, उनके पास एक वर्शिप प्लेस होने के लिए मॉस्क उनको बनाना ही था, अपने रहने के लिए उनको पैलेसेस बनाए जाने थे, तमाम काम किया जाना था, यानी कि आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होना ही होना था, ठीक है, लेकिन पैसे तो बहुत ज़्यादा थे नहीं। तो बेस्ट वे ये था और उस समय का शायद सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि जो एग्जिस्टिंग इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करें, उनको मॉडिफाई करना शुरू करें, ठीक है ना, एंड दैट वाज डन एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग टुडे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है ना, इन दिल्ली, ढाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर, जो कि पहले क्या थे, एंशियंट इंडियन बिल्डिंग्स है, जिनको कि हम लोगों ने मॉडिफाई करके हम लोगों ने क्या कर लिया, उस समय उनको जो है सो मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है। तो ये आपके कुतुब मीनार के पास जो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है हमारे पास, और ढाई दिन का झोपड़ा दैट इज इन अजमेर है, ठीक है। तो ढाई दिन का झोपड़ा दैट इज इन अजमेर एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दैट इज इन नियर व्हाट आई से दैट इज इन दिल्ली, इट इज इन दिल्ली नियर इन कुतुब कॉम्प्लेक्स है ये, दैट इज इन दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा हम देखते क्या है कि जो इंडिजिनस क्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जो
भारतीय अगर हम बात करें जो कि शिल्पकार थे, वेर एम्प्लॉयड फॉर कंस्ट्रक्शन विथ लेटर इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेस्ट एशियन आर्किटेक्ट्स एज वेल, ठीक है ना। हम देखेंगे शुरुआती दौर में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे भारतीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, बाद में जाकर इसके ऊपर वेस्ट एशियन इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो स्किल्ड लेबरर्स हैं वो लोकली अवेलेबल है। लोकली अवेलेबल का मतलब है कि अगर यहाँ पर में अगर हम मॉडिफिकेशन का काम भी कर रहे हैं तो हमारे पास पर्शियन या टर्किश या अरेबिक जो भी हम बात कह लें, हमारे पास क्राफ्ट्समैन उतने ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास जो इस वक्त शिल्पकार होंगे, जो क्राफ्ट्समैन होंगे, वो कौन होंगे, वो लोकली अवेलेबल होंगे। और लोकली अवेलेबल अगर होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिजिनस इन्फ्लुएंस है वो आपको आर्किटेक्चर पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बाद में आकर जैसे जैसे कि यहाँ पर धीरे धीरे उनका पॉलिटिकल पावर कॉन्सोलिडेट होगा, वैसे ही उनका हम देखेंगे यहाँ पर में वेस्ट एशियन इन्फ्लुएंसेस भी आर्किटेक्चर पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द वन पॉइंट, दैट इज आर्क एंड डोम। हम लोग शायद अगर बात करें आर्क एंड डोम के बारे में, तो हमारे पास क्या होता है कि आप जानते हैं कि इंडिया में आर्क एंड डोम का ट्रेडिशन नहीं था, ठीक है। मैं आपको एक दो बातें बता दूं यहाँ पर, दैट वुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि आप सभी लोगों को ये मालूम होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि जो आर्क एंड डोम है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क्स into India, introduced by Turks in India, ठीक है ना। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं से किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप सभी लोगों को मालूम है कि जो गुंबद और जो हमारे पास मेहराब है, ये जो है शुरू कौन करता है, ये भारत में लेकर के टर्क्स आते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके पास पूछा जा सकता है कि ऐसे स्टेटमेंट ऐसे भी कुछ आ जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें पहला वक्तव्य आपके पास ये हो सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट समथिंग वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि जो भारत में जो जो ये आर्क एंड डोम है, ठीक है ना, यानी कि जो गुंबद और जो मेहराब है, उसको भारत में लेके उसको भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया, तो इन्होंने टर्क्स ने किया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये हो सकता है आपके पास, दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि जो आर्क एंड डोम है, यानी कि जो गुंबद और मेहराब है, ये जो है दैट इज द इन्वेंशन ऑफ टर्क्स, ठीक है ना, टर्क्स है, ठीक है। और आपको कहें इनमें से कौन कौन सा वक्तव्य सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेफिनेटली जो आर्क एंड डोम्स हैं, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्क एंड डोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क्स, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है ना। बट इट वाज नॉट द इनोवेशन ऑफ it was not the innovation of Turks, यानी कि ये जो कला है आर्ट एंड डोम की, ठीक है ना, दिस इज नॉट द इनोवेशन ऑफ टर्क्स, इट वाज नॉट द इनोवेशन ऑफ टर्क्स, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो टर्क्स लोग हैं इन्होंने खुद इसे किसी और से सीखा है, ठीक है ना, एंड दे हैव लर्नड इट फ्रॉम रोमन्स। जब रोमन थे तो रोमन्स के साथ इन लोगों ने किया था, इट वाज द इनोवेशन ऑफ रोमन्स। सो आर्क एंड डोम इज द इनोवेशन ऑफ किसका है, रोमन्स का है, दैट वाज द इनोवेशन ऑफ रोमन्स, ठीक है। आर यू गेटिंग मी, इज इट क्लियर? सो दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर बॉस, ठीक है, कि आर्क एंड डोम को इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया में टर्क्स हैं, बट द टर्क्स वर नॉट द ओरिजिनल पीपल हु इंट्रोड्यूस इट ग्लोबली, ठीक है ना। इट इज नॉट द डिस्कवरी ऑफ, इट इज नॉट द इनोवेशन ऑफ टर्क्स, ठीक है ना, what that is called ark and dome, rather it was the invention of Byzantine empire के द्वारा, यानी कि जो ईस्टर्न रोमन के लोग थे, यानी कि जो रोमन पीपल थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये बातें हमें इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम, इसके बारे में हमारे पास बातचीत हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे हो गई बोरोइंग फ्रॉम रोमन्स एंड बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि आर्क जब एंड डोम आपके पास दिखाई दे, यहाँ पर आपके पास आर्क दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसमें एक एस्थेटिक सेंस आ गया, यानी कि अपील, खूबसूरती बढ़ गई, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे कि इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गया, यानी स्पेशियस दिखने लगे, स्पेशियस इंटीरियर्स होने लगे। एंड हम देखेंगे कि यहाँ पर में बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन आर्किटेक्ट चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राबेट स्टाइल, वहाँ पे पिलर्स बहुत ज़्यादा होते थे, पिलर्स, ठीक है, जिसके से कंजेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जस्ट यू कैन इमेजिन कि अगर ये स्पेस आपके पास है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल अगर पिलर्स हैं, तो दिस इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है।
कंजेशंस दिखाई देंगे, देयर वुड बी नंबर ऑफ पिलर्स हियर, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो एस्थेटिक पार्ट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन सा दिखाई देता है, वो कम सा दिखाई देता है, वो थोड़ा सा कमता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। सो इसका एडवांटेज भी ये हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क्स एंड डोम्स के साथ साथ हम देखेंगे क्या कि जो है एस्थेटिक सेंस यानी कि अपील बढ़ गया। इसके साथ साथ हम देखेंगे स्पेशियस इंटीरियर्स हमारे पास आ गए, एंड उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर में फ्यूअर सपोर्टिंग पिलर्स आपको दिखाई देंगे, नॉट द नंबर ऑफ पिलर्स वर मच, ठीक है। आ जाइए, अब आइए डेकोरेटिव एलिमेंट भी बढ़ गया हमारे पास। अब आइए इस्लाम के अंदर आप जानते हैं इस बात का प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिशन है, स्ट्यूड, दिस इज द प्रोहिबिशन, ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स नहीं आप यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज करेंगे, फ्लोरल पैटर्न्स का यूज करेंगे, कुरानिक इंस्क्रिप्शंस का प्रयोग करेंगे। इसी की वजह से हम देखेंगे जो कूफी है, आर्बिस्क्यू है, इन सभी का विकास आपको होता हुआ टर्किश के साथ भारत में दिखाई देता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर, ठीक है। सो ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वर नॉट इन यूज, ये नहीं ज़्यादा होते थे क्योंकि ये गैर इस्लामी परंपरा मानी जाती थी, गैर इस्लामी परंपरा था, ये जो है ये उचित नहीं था, ये गैर इस्लामी परंपरा था। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर जो है सो ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को यूज नहीं किया। और कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा भी है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में जम करके ह्यूमन और एनिमल फिगर्स का यूज़ किया गया, नंबर वन। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें हम देखेंगे क्या कि ह्यूमन और एनिमल जो फिगर है उसका यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये गैर इस्लामी माना जाता था, नॉन इस्लामिक ट्रेडिशन था ये, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू मोटिव्स आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ पर बेल यानी कि घंटी के आकार का यानी कि इस तरीके का मोटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये इस तरह का मोटिव दिखाई दे, घंटी, ठीक है ना, बेल मोटिव दिखाया, स्वास्तिक का यूज़ किया गया, लोटस का यूज़ किया गया, ये सब आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और कार्विंग्स काफ़ी जो है सो इंट्रिकेट होगी, बारीक नक्काशी यहाँ पे की जाएगी। कलरफुल सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, जैसे रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया, मैंने स्ट्रक्चर के मार्बल के का भी यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें सैंडस्टोन का, तो आप जब अलाई दरवाज़ा के बारे में बात करें, ठीक है, आप अलाई दरवाजे के बारे में बात करें तो वहाँ देखेंगे रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखेंगे वहाँ पर व्हाइट मार्बल का भी यूज़ होता हुआ नजर आता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो सल्तनत पीरियड में अगर हुआ हमारे पास है तो हम देखें कुतुब मीनार को बनाया गया है, और कुतुब मीनार जो है वो टेपर करता है। टेपर का मतलब है नीचे इसकी चौड़ाई जो है सो कम होगी और ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये घटती चली जाएगी, ठीक है ना, ये घटती चली जाएगी। और आपको शायद मालूम होगा जहाँ कहीं भी न्यू है यहाँ हर एक जगह आपको एक न्यू बालकनी दिखाई देती थी, न्यू बालकनी दिखाई देता था। और इन सभी के ऊपर में आपके पास इंक्रेव्ड का जो है इंट्रिकेट कार्विंग किया गया है, ठीक है ना। हैंगिंग बालकनी जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाता है, हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। यहीं पर आप देखेंगे ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी लिखे गए हैं, तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुतुब मीनार क्या है, टेपरिंग टावर है विथ बालकनी, सो दीज आर कॉल्ड बालकनीज। रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन पैनल्स भी दिखाई देंगे यहाँ पर, 3 पैनल्स तक, 3 स्टोरीज तक। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर क्या था, केवल रेड सैंडस्टोन था, फोर्थ के बाद सब देखेंगे क्या वहाँ पर रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल की स्ट्रिप्स थी, जैसे मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, ठीक है। एंड मार्बल एम्बेलिशमेंट। अलाई दरवाजा जो है एंट्रांस डोर है, ठीक है ना, विद प्रेजेंट प्रोपोर्शन ऑफ डोम बिल्ड ऑन साइंटिफिक लाइंस ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी। सो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद फोर्ट बनाया गया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ये बनाया गया है, और ये गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय का कंस्ट्रक्शन है। अगर हम लोधीस के बारे में बात करें तो एक बड़ी अच्छी बात थी, लोधीस ने टुम्ब बनाना शुरू किया था, और इसके लिए आपको बताया था मैंने कि ऊंचे चबूतरे के ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ पर में जो है सो गुंबद बनाए जाते थे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, ठीक है ना, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बालकनीज, कियोस्क एंड गार्डन्स में होते थे, और ये क्या होते थे, ये जो है अमंग दी गार्डन्स होते थे, ये जो होते थे क्या होते थे, ये गार्डन के बीचों में बनाए जाते थे। ये आपको याद होगा लोधीस के जो टुम्ब्स होते थे, दैट वाज इन द वॉट दैट इज इन गार्डन, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमारे पास हो गई। रीजनल वेरिएशन एवोल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम देखें कुछ इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी इमर्ज करते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट स्टाइल, लेकिन इसके ऊपर में इंडिजिनस आर्किटेक्चर का और जो है टर्किश आर्किटेक्चर दोनों का इन्फ्लुएंस भी हमारे पास दिखाई देता है, टर्किश भी और इंडिजिनस भी। लोधीज फर्दर डेवलप दीज स्टाइल्स इन्फ्लुएंसिंग लेटर मुगल आर्किटेक्चर ऑल्सो, ठीक है ना। और जब लोधीज ने इनको जब इसको बहुत वाइडली या लिबरली जब एक्सेप्ट किया, ठीक है, दैट बिकेम द वेरी बेसिस फॉर द मुगल आर्किटेक्चर एज वेल, ठीक है। तो लोधीज फर्दर डेवलप दीज स्टाइल्स इन्फ्लुएंसिंग लेटर मुगल आर्किटेक्चर। रीजनल किंगडम्स के अंदर डेवलप देयर यूनिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। रीजनल जो किंगडम्स हैं वहाँ पे हम देखेंगे यूनिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस जो है वो डेवलप करता है, जिसमें लोकल कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस है वो आपको
जो है सो उसको इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कई जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल अक्रॉस द कंट्री इन डिफरेंट रीजन्स वो आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर में जो रीजनल कल्चर है यानी कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है या जो रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं वो क्या करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, रीजनल इन्फ्लुएंस करता है। नाउ अब भाई ये तो थी आर्किटेक्चर के बारे में बात। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि एक तो हमने देखा कि एक तरीके से जो इंपीरियल हमारे पास आर्किटेक्चर है वो डेवलप होता है किसके साथ, टर्क्स के आने के साथ ही दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। लेकिन उसके पैरेलली हम देखते क्या है कि कई प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी डेवलप होता है, और उस प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के डेवलप होने के पीछे का जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो ये है कि वहाँ का जो रीजनल वेरिएशंस है, जो रीजनल अंडरस्टैंडिंग है, जो उस समय का बिलीफ है, वो क्या कर रहा है वहाँ उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से कई इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ जो है प्रोविंशियल आर्किटेक्चर डेवलप होते हैं। तो इट वाज अबाउट योर आर्किटेक्चर। नाउ कमिंग टू द साइड ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस्लाम के बारे में। अब देखिए क्या है, ऐसे नहीं कि टर्क्स के साथ ही भारत में इस्लाम आता है, ठीक है ना, बल्कि इस्लाम बहुत पहले ही भारत में आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। अरब्स जब यहाँ भारत में आए थे तो अरब्स ने ही भारत में किया गया था, इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इस्लाम जो है हमें कहाँ दिखाई, सिंध में दिखाई देगा, पंजाब में दिखाई देगा, केरला में दिखाई देगा। यानी कि पहले ही हमारे पास ऑलरेडी सिंध में, पंजाब में और केरला में अगर हम लोग बात करें तो इस्लाम आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे अगर मैप के थ्रू अगर हम लोग याद रखने की कोशिश अगर करें तो अगर हम देखें यहाँ पर में तो हम देखते क्या है कि जो इस्लाम है दैट केम टू इंडिया, इस्लाम एज अ रिलीजन केम विथ किसके साथ आता है, तो ये अरब्स के साथ आता है, अरब्स के साथ ये आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते क्या है कि अरब्स में अगर हम लोग बात करें तो हम देखते क्या है कि ये सिंध है, सिंध में हमारे पास है, ठीक है। सिंध के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये पंजाब में ऑलरेडी है, पंजाब के साथ साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास केरला में ऑलरेडी है, ठीक है। और जब हमारे पास जब कौन आते हैं, टर्क्स आएंगे, टर्क्स जब टर्क्स का अराइवल होगा, टर्क्स का आना शुरू होगा, टर्क्स आएंगे, टर्क्स, ठीक है ना, तब हम देखेंगे कि फर्दर इस्लाम का फर्दर इस्लाम का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। फर्दर इस्लाम वाज expanded and consolidated in India, expanded and consolidated in India, consolidated in India, ठीक है। Are you getting me? So Islam was not a new religion in India, ठीक है ना, yeah, it was not into, rather it would be better to say Islam was not introduced by the Turks, rather it was already in India before the arrival of the Turks, ठीक है ना, जो है सो टर्क्स के आने से पहले ही भारत में इस्लाम था, ठीक है, यहाँ पे इस्लाम ऑलरेडी था यहाँ पे, ठीक है, जो कि अरब्स के साथ आता है। और अरब्स के आने के साथ साथ हम देखेंगे इसके तीन महत्वपूर्ण सेंटर थे, केंद्र थे, एक था हमारे पास सिंध, दूसरा था हमारे पास पंजाब और तीसरा था हमारे पास केरला, ठीक है। और जब टर्किश स्टैब्लिशमेंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब यहाँ हो जाती है, तो भारत के अंदर जो इस्लाम है उसका प्रसार होगा और उसका यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सोलिडेशन का काम होगा, ठीक है। गॉट में, चलिए, इस्लाम इन इंडिया। सो नाउ अब होता है इससे क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होंगे। अब देखते क्या है कि जब इस्लाम भारत में आ गया, ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस और भी कई जगहों पर दिखाई देगा। अल-बरूनी एक हिस्टोरियन है यहाँ पर, ठीक है ना, उसने किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद, ठीक है ना, ये किताब है किताबुल हिंद, इसके बारे में बात करें, ठीक है। इसमें इसने बात का जिक्र किया है कि जो वेस्ट एशियन स्कॉलर्स थे, वेस्ट एशिया से यानी कि पश्चिम एशिया से आए हुए जो विद्वान थे, वो भारतीय जो है आइडियाज़ और बिलीफ से परिचित थे। और इस परिचय की वजह से देखेंगे ये जो क्रॉस कल्चरल है वो क्या है, प्रभाव वो हमारा दिखाई देगा, इसका प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। सो अल-बरूनी's राइटिंग्स लाइक किताबुल हिंद एक्वेंटेड वेस्ट एशियन स्कॉलर्स विद हिंदू आइडियाज एंड ऑफ कोर्स बिलीफ। इसके अलावा हम देखते क्या है कि जो ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर होता है, यानी कि इस समय जो पहले से एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीव्स थे, रिलीजन थे, और जो उनके बिलीव्स थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जम करके ट्रांसलेशन भी होता है जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी शामिल है। इसके अलावा कई इंडियन फैबल्स भी हैं, यानी कि कथाएं भी हैं, इनका भी ट्रांसलेशन हुआ। भारत जो है एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता था, इन पुस्तकों का भी यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। इसके अलावा जो मेडिकल लिटरेचर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पहले से ही हमारे पास जीवक है, चरक है, सुश्रुत है, ऐसे कई हमारे पास फिजिशियंस एंड सर्जन्स हैं जिनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, इन सभी का भी यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा अराबिक्स में, अरेबिक्स में, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से जो क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो पॉसिबल हो पाया। विजिट ऑफ इंडियन योगीज टू वेस्ट एशिया वेयर नॉट अनकॉमन, इंडिकेटिंग कल्चरल एक्सचेंजेस। आप देखेंगे सिंस एंशियंट टाइम्स हम देखेंगे कि जो योगी हैं वो क्या करते हैं, पश्चिम एशिया की तरफ क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो जा रहे हैं
और इंडियन आइडियाज़ को लेकर के जाते हैं, जिसका विस्तार हम देखेंगे वेस्ट एशिया की तरफ भी होता चला जा रहा है। इन सभी की वजह से हमारे यहाँ जो क्रॉस कल्चरल जो है वो और भी ज़्यादा हमारे यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। अब भाई हम लोग बात करते हैं कि इस्लाम के ऊपर में, या हम लोग बात करें इस्लामिक कल्चर के ऊपर में, जो हमारे पास बुद्धिज़्म है और जो वेदांतिक फिलॉसफी है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपने शायद देखा होगा कि आपने पहले भी कि जो भी ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, ठीक है ना, ट्रेड रूट्स होते थे, ठीक है, और ट्रेड रूट्स के ऊपर में कौन चलता था? वो चलता था कौन? ये थे ट्रेड रूट्स, ठीक है, ये ट्रेड रूट्स होते थे, ट्रेड रूट्स होते थे। और इस ट्रेड रूट्स के ऊपर में कौन होते थे? व्यापारी चलते थे। और इन व्यापारियों के साथ हम देखेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क भी चलते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके साथ साथ हमारे यहाँ साथ साथ कौन चलता था? इसमें ट्रेडर्स भी चल रहे हैं, ट्रेडर्स भी चलेंगे, प्लस मॉन्क्स भी चलेंगे, ठीक है ना, मॉन्क्स भी हमारे यहाँ चलते चलेंगे, मॉन्क्स भी चलेंगे, ठीक है ना। और ये चलते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जहाँ तक हमारे ट्रेड रूट्स जा रहा है, ट्रेडर्स जा रहे हैं, उनके साथ साथ मॉन्क्स भी जा रहे हैं, और उनके साथ बुद्धिज़्म जो है वेस्ट एशिया की तरफ बढ़ता चला गया, फैलता चला गया। आप देखेंगे अफगानिस्तान में कई जो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बामियान इज़ अ वेरी फेमस जो है सो बुद्धिस्ट स्टैचू, बुद्धा का स्टैचू वहाँ पे हुआ करता था, जिसको कि तालिबान रजीम में जो पहले वाला रजीम थी उसने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम जानते क्या है कि यहाँ जो बुद्धिज़्म जो है उस समय जो व्यापारी का जो कारवां चलता था, उनके साथ साथ बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार भी पश्चिम एशिया की तरफ हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि होता क्या है कि इस समय जो भी विद्वान होते थे, ठीक है ना, उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, शास्त्रार्थ होता था, यानी कि डिबेट्स होते थे। और ये जो डिबेट्स होते थे वो किसको? रिलीजन एंड फिलोसफी को लेकर के होते थे। और ये जो डिबेट्स होते थे ना, इसका इन्फ्लुएंस भी इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम कंपैरेटिवली एक न्यू रिलीजन है, ठीक है। 7th सेंचुरी के अराउंड इसका डेवलपमेंट होता है, इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही बुद्धिज़्म, ठीक है ना, और इंडिया की जो वेदांतिक फिलॉसफी है वो वेस्ट एशिया की तरफ फैल चुकी है, ठीक है। और उनके बीच में जो डिबेट एंड डिस्कशंस हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे क्या इस्लामिक थिंकिंग के ऊपर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक बात हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि एक तो हो गया कि जब हम देखेंगे इस्लाम के ऊपर इन्फ्लुएंस जो एक पूरब की तरफ से हो रहा है, यानी कि ईस्ट की तरफ से हो रहा है, और प्राइमरली वो इंडिया की तरफ से हो रहा है। सो इंडिया की जो आपके पास बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, दे वर इन्फ्लुएंसिंग इस्लामिक थिंकिंग ऑल्सो। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि वेस्ट की तरफ भी, जो कि रोम्स की तरफ से आ रहा है, यानी कि जो ग्रीक कल्चर है, वो भी क्या कर रहा है? इस्लाम को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने ये देखा है कि इस्लाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा कि क्या है, इस्लाम का राइज यहाँ होता है, ठीक है, और ये है टुवर्ड्स, ये है ईस्ट। सो ईस्ट से हमने देखा क्या ईस्ट है, और इस तरफ हम देखते हैं कि वेस्ट है, ठीक है। और इस्लाम जो है ये जो है एक क्रॉस पे है, ठीक है, एक क्रॉस पे है। यहाँ पर आप देखेंगे इस रीजन में जहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ से इंडिया की तरफ से हम देखेंगे तो जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज़ हैं, रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ एंड बिलीव्स वो इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, एंड बिलीव्स। और दूसरी तरफ से वेस्ट से जो ग्रीक हमारे पास हैं, आइडियाज़ हैं, ग्रीक रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीव्स हैं, वो क्या करेंगे? इसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे। तो ये जो है रीज़न है हमारे पास, दैट इज़ ऑफ इस्लाम। इस्लाम है ये हमारे पास, ये है इस्लाम। तो इस्लाम के ऊपर में हमारे पास क्या है? इन्फ्लुएंस हर किसी का देखने को मिलेगा। एक तरफ हमारे वेस्ट का भी इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, और दूसरा हमारे पास ईस्ट का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और आगे ये बहुत ज़्यादा आपके पास प्रोमिनेंट दिखाई देगा जब हमारे पास इस्लाम के अंदर एक मिस्टिक स्ट्रीम के रूप में सूफिज्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? फाइन। राइज ऑफ सूफी मुज़्ज़म के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। सूफी मूवमेंट जो है, इमरजेंस ऑफ सूफी मूवमेंट इन इंडिया, वो है 12वीं शताब्दी के बाद होता है भारत में। सूफिज्म का राइज तो भारत में नहीं होता है, ये बल्कि सेंट्रल एशिया में होता है, ठीक है ना। जब आप ये जानते होंगे जो जो कैलिफेट हाउसेस थे उनके अंदर, यानी कि इसको मैं बात करूँ कि जो कैलिफेट्स थे, जो कैलिफेट था हमारे पास, इसके अंदर कैलिफेट्स के अंदर जब करप्शन जो है प्रिवेल करना शुरू हो गया, तो हम देखेंगे इसी के लिए एक रिफॉर्मेशन के रूप में सूफिज्म का जो है सूफिज्म इमर्ज करता है, ठीक है। और ये इमर्ज करेगा तो इसका फिर क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा, और भारत में इसका एक्सपेंशन 12th सेंचुरी या 12th सेंचुरी के बाद यहाँ पर इंडिया में होना शुरू होता है। सो इंडिया में इसका इमरजेंस अगर हम बात करें तो 12th सेंचुरी के बाद भारत में ये दिखाई देता है, आफ्टर द 12th सेंचुरी, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सो सूफिज्म प्रोवाइडेड अ कॉमन ग्राउंड फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन्फ्लुएंसिंग बोथ कम्युनिटीज, ठीक है ना। अब देखिए सूफिज्म के अंदर ऐसे ट्रेड थे जिसने, अब सूफिज्म में कि कुछ ऐसे ट्रेड कह लीजिए थे, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे
जिसने समान रूप से हिंदुओं को भी और मुस्लिम यानी कि जो इस्लामिक में जो लोग, इस्लाम के अंदर जो लोग थे, उन सभी को उसने इन्फ्लुएंस करने का काम किया। सो सूफिज्म प्रोवाइडेड अ कॉमन ग्राउंड, ठीक है ना। सो इट प्रोवाइडेड व्हाट, अ कॉमन ग्राउंड फॉर व्हाट, फॉर मुस्लिम्स एज वेल एज फॉर हिंदूज। अर्ली जो सूफीज है ना, इन्होंने फिली इनकॉर्पोरेट किया रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को, ठीक है ना। जो अर्ली सूफीज थे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज्म, जिसमें हम देखेंगे योगिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना, इनटू देयर सिस्टम। यानी कि जो हमारे यहाँ योगीज थे, जो हिंदू प्रैक्टिसेस था, जो हिंदू बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है हमारा, वो सूफिज्म को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अर्ली सूफीज है वो क्या करेंगे, हिंदुइज्म से प्रभावित होगा, खास करके योगिक प्रैक्टिसेस को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा डिस्पाइट बोरोइंग फ्रॉम हिंदुइज्म, जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास ऑफ सूफिज्म रिमेन फंडामेंटली इस्लामिक, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमने देखा कि वैचारिक जैसे डिस्पाइट बोरोइंग, हमने देखा क्या कि सूफिज्म के अंतर्गत हम देखते क्या है कि निश्चित तौर पे कई ऐसे ट्रेट हैं, कई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हिंदुइज्म से प्रभावित हैं, ठीक है ना, हिंदुइज्म से प्रभावित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मौलिक रूप से जो सूफिज्म है वो इस्लाम में है, क्योंकि ये जो है इस्लामिक यानी कि जो प्रैक्टिसेस हैं दैट इज इस्लामिक। इसलिए बोलते हैं कि सूफिज्म जो है वो क्या है, एक मिस्टिक स्ट्रीम है, किसका, वो है इस्लाम का, ठीक है ना। सूफिज्म के ऊपर प्रभाव बुद्धिज्म का भी है, उसके ऊपर यौगिक प्रभाव भी है, हिंदुइज्म का भी प्रभाव है। सारे के सारे जो इंडिया डिबेट्स एंड डिस्कशंस, रिलीजियस आइडियाज और बिलीव्स है, उनका जो डिबेट हो रहा है उसका भी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, लेकिन मौलिक रूप से ये क्या है, ये इस्लामिक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है कि जो सूफिज्म है वो हमारे पास क्या है, वो जो है सूफिज्म हमारे पास वो क्या है, सूफिज्म वो क्या है, इस्लाम की ही एक धारा है, एक रहस्यमयी धारा है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बात किया कि राइज ऑफ टर्क्स एंड चेंज इन इस्लामिक फिलॉसफी, ठीक है। जब टर्क्स का राइज होता है तो इस्लाम की जो मूल जो विचारधारा थी, विचारधारा नहीं कहें बल्कि जो दर्शन था, इस्लामिक दर्शन, उसमें बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। एक कहते हैं शिफ्ट फ्रॉम मुताजिल, मुताजिल से हम जो मुताजिल, इसको समझ लें, ये जो मुताजिला रैशनलिज्म है, से हम क्या हो गए, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स की तरफ होना शुरू हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन कुरान, हदीस एंड सूफी मिस्टिज्म। देखिए क्या है कि टर्क्स के साथ साथ क्या होता है, आने के साथ क्या होता है कि जो इस्लाम है वो और ज़्यादा कट्टर होने लगता है इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इसके साथ स्ट्रांग होने लगता है। इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल फिलॉसफी थी जो मोहम्मद साहब की, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। एक्चुअली क्या था, एक अंडरस्टैंडिंग थी पहले मुताजिला रैशनलिज्म की। मुताजिला रैशनलिज्म का मतलब क्या है, सिंपल समझिए। कहा क्या कि जो गॉड है ना, इसको समझिए, मुताजिला फिलॉसफी को समझने की कोशिश कीजिए। कहा गया जो ईश्वर है ना साहब, ठीक है ना, ईश्वर वो कौन है, जो गुड गॉड है यानी कि जो अल्लाह है, वो इंडिविजुअल के लिए बेस्ट खुद ही पिक करता है, चुनता क्या है, जो बेस्ट है वो ईश्वर खुद आपके लिए चुनता है, ठीक है ना। लेकिन जो आप जो हैं रहनुमा, जो लोग हैं, जो आम पीपल हैं, जो कॉमन पीपल है, जो एक ऑर्डिनरी पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है ना, इसके पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री विल, फ्री विल होता है, ठीक है ना। और इस फ्री विल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो अपने लिए गुड का भी चुनाव कर सकता है और बैड का भी चुनाव कर सकता है, ठीक है ना। सो आपकी पास आज़ादी है। इससे कहा गया कि ईश्वर कभी आपके जो मुताजिला रैशनलिज्म है वो यही कहता है कि ईश्वर हमेशा आपके लिए बेस्ट चुनता है, ही ऑलवेज ट्राई टू पिक बेस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है ना। बट सिंस ऑर्डिनरी पीपल आर विद देयर फ्री विल्स, ठीक है ना, उनके पास स्वतंत्र विचारधारा होती है, उनकी इच्छा होती है, एंड दे हैव द चॉइस, ठीक है, उनके पास चॉइस है, क्या है कि अच्छे को चुने या बुरे को चुने, ठीक है ना। सो देयर दिस इज देयर चॉइसेस, ठीक है ना, कि आप यू कैन बी विद द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड गुड, और यू कैन बी बैड विद द बैड, ठीक है। यहां पर हमारा कुछ लेना देना नहीं, ईश्वर ने कुछ भी दिया है वो आपको बेहतरीन दिया है, बेस्ट दिया है, जो आपके लिए हो सकता है, ठीक है ना। नाउ इट इज योर फ्री विल, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो मुताजिला रैशनलिज्म था ना, यही अब क्या होगा, शिफ्ट हो गया विद द टर्क्स। उसमें अब कहा गया कि नहीं, अब हमें क्या है, जो कुरान हदीस जो है में जो बातें कही गई हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना है, वो उसी को फॉलो करना है। यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है ना, वो इस रैशनल जो मुताजिला रैशनलिज्म था, उससे क्या ऑर्थोडिज्म की तरफ यानी थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ ये शिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा राइज ऑफ सूफिज्म के बारे में हमने बात किया। तो ये क्या है कि मैंने बताया था कि राइज ऑफ सूफिज्म कैसे होता है। तो जो कैलिफेट्स थे उनके अंदर क्या हुआ कि कैलिफेट्स कौन थे, दे वर द पॉलिटिकल हेड एज वेल, स्पिरिचुअल हेड के अलावा जो है वो क्या है, राजनीतिक प्रमुख भी हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, इनके पास एज और कंफर्ट ज़्यादा आ गए थे, ठीक है ना, और ये अपने ही बेनिफिट्स के लिए जो है सोचते थे, हमेशा सोचते थे, ठीक है। नतीजा ये हो गया कि धीरे धीरे इनके अंदर करप्शन जो है सो क्या करना शुरू हो गया, वो करप्शन का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया, ठीक है।
अब इसी करप्शन यानी कि जो मटेरियलिस्टिक करप्शन था, इसी के अगेंस्ट में हम देखते क्या है कि एक तरीके का काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से रिफॉर्मेटरी अप्रोच कह सकते हैं आप हैं, जो है सो वो जो है सो सूफिज्म को जन्म देता है। सो रिएक्शन अगेंस्ट मटेरियलिज्म, जो मटेरियलिज्म है रिएक्शन, उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है। जो मोरल डिसइंटीग्रेशन हो रहा था किसका, इस्लामिक एम्पायर का, इसका मतलब क्या है, दैट इज अबाउट द कैलिफ्स, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैलिफ्स, ठीक है ना, जो हो रहा था, इसकी वजह से सूफिज्म का राइज होता है उसके आंसर के रूप में। सो अर्ली सूफी एम्फसाइज लव as the bond between the God and the soul, ठीक है ना, यानी कि जो सूफी, जो शुरुआत के जो सूफी थे, उन्होंने कहा कि जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो ऑलमाइटी है, और जो आपके पास जो कॉमन पीपल हैं जिसके अंदर आत्मा है, इन दोनों के बीच में एक प्रेम संबंध है, ठीक है, यानी कि एक बहुत ही नाजुक सी डोर है जो प्रेम से बंधी हुई है, ठीक है, दैट इज टाइड बाय द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। सो अर्ली सूफीज एम्फसाइज लव एज द बॉन्ड बिटवीन द गॉड एंड द सोल, ठीक है। Conflict with the orthodox elements due to pantheistic views exemplified by मंसूर बिन हल्लाज एग्जीक्यूशन फॉर हर से, ठीक है। बाद में देखेंगे क्या कि जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट है उनके साथ इनका क्या होता है, सो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है, और उसकी वजह से हम देखते क्या है कि जो एक मंसूर बिन हल्लाज हैं जो एक सूफिसेंट है, उनका एग्जीक्यूशन होता है, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि जैसे हमने देखा कि जो मुताजिला जो हमारे पास रैशनलिज्म था वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी में हम देखेंगे कि एक हमारे पास सूफिसन जिसका नाम है अल गजाली, ठीक है ना, अल गजाली, ठीक है ना, वेरी फेमस नेम अल गजाली है, ठीक है ना। ये रिकंसाइल मिस्टिसिज्म विद इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है ना, यानी कि जो सूफी के जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या करेगा, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, और उन्होंने पूरी तरीके से जो इस्लामिक जो ऑर्थोडॉक्सिज्म है उसको ये फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि आर गुड फॉर रिविलेशन, यानी कि एक तरीके से आपके पास क्या एनलाइटनमेंट चाहिए आपको, ठीक है ना, यानी कि आपको ज्ञान चाहिए, ठीक है ना। सो इट वॉज बिट रिचुअलिस्टिक, ठीक है, ओवर रीजन इन अंडरस्टैंडिंग गॉड एंड हिज क्वालिटीज। पहले क्या था, मुताजिला रैशनलिज्म के अंतर्गत आप प्रेम संबंध को समझते थे, ईश्वर और उसकी जो क्वालिटीज है उसको समझने की कोशिश करते थे, अंडरस्टैंडिंग होती थी आपकी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आप क्या करेंगे, रिचुअलिस्टिक हो जाएंगे, और आपको क्या करना होगा, रिविलेशन करना होगा, यानी कि एक तरीके का काइंड ऑफ रिविलेशन, यानी कि दैट इज एनलाइटनमेंट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके वजह से उन्होंने कुरान के जो इंपॉर्टेंस को क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है ना, ओवर मिस्टिसिज्म। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें तो हम देखेंगे क्या कि जो सूफिज्म का राइज हो गया, हमने देखा उसमें कि शुरुआत में क्या था, बाद में किस तरीके से ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट इसके ऊपर जो हावी होना शुरू हो जाता है। और हम देखते क्या है कि जो हमारे पास सूफिज्म है, जो हमारे पास सूफिज्म दिखाई दे रहा है, इसके डिफरेंट कह लीजिए, जिसको कि हम लोग सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, ऑल्दो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू से कि जो डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं वैसे हमें दिखने लगेगा, यानी कि इसका मतलब ये सूफिज्म के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है ना, डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे, इस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, ठीक है। और इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं सिलसिला, यानी कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सूफिज्म आर नोन एज सिलसिला। आईने जो अकबरी है, जो अबुल फजल ने लिखा है, उसमें 12 जो है सिलसिले के बारे में जिक्र मिलता है, 12 सिलसिले के बारे में, ठीक है ना, 12 सिलसिले के बारे में जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सिलसिला है वो क्या है, बेसिकली क्या, हॉस्पाइसिस है, 12 ऑर्डर्स ऑफ क्या है, सूफिज्म है, सिलसिला हो गया हमारे पास, जिसको कुछ जो है सो टीचर्स लीड करेंगे, ठीक है ना। टीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पीर, ठीक है ना, टीचर्स होते हैं इनको बोलते हैं पीर। टीचर के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वली, ठीक है। और जो है जो टीचर होंगे, जो पीर होंगे, उनके कुछ शिष्य होंगे, चेले होंगे, उनको बोलते हैं मुरीद, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मुरीद। तो यहाँ हमने 3 बातें समझी, पीर कौन होंगे, दे आर कॉल्ड द टीचर्स, टीचर के जो सक्सेसर्स हो जाते हैं टीचर गुजरने का, दे आर कॉल्ड द वलीज, ठीक है ना। और टीचर के जो उनके क्या हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो डिसाइपल्स, दे आर कॉल्ड मुरीद्स, ठीक है। तो आपने पहले भी एंशिएंट टाइम पीरियड में भी देखा है कि कई तरीके का आश्रम काइंड ऑफ सिस्टम हुआ करता था। तो ये जो गुरु हैं, जो टीचर्स हैं, जो पीर हैं, उनकी भी खानखाएं हुआ करती थी। खानखा इज अ काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से, इट्स समथिंग लाइक देयर सेंटर, ठीक है ना, जहां पे पीर और मुरीद होते थे, वलीज भी आते थे बाद में जाकर, इनको बोलते हैं खानका, दे आर कॉल्ड हॉस्पाइसेस, ठीक है। तो एक जो चौथा टर्म है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड खानका, दैट इज कॉल्ड हॉस्पाइसेस। एक तो हो गया सिलसिला, सिलसिला का मतलब हो गया डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सूफिज्म, ठीक है ना। पीर का मतलब हो गया टीचर, वली का मतलब हो गया जो है सक्सेसर ऑफ टीचर, और मुरीद का मतलब हो गया दैट इज कॉल्ड योर स्टूडेंट, ठीक है। खानका का मतलब हॉस्पाइसेस, ठीक है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स, ठीक है। अब देखेंगे इनके ऊपर में हम देखेंगे क्या कि जो इन्फ्लुएंस एंड प्रैक्टिसेस, तो हमने बताया क्या कि ऑलरेडी इसका बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस होगा, वेदांतिक फिलॉसफी का, इसमें खास करके हम यौगिक फिलॉसफी के बारे में बात करें, उसका इन्फ्लुएंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सम सूफी प्रैक्टिसेस लाइक पिनांसेस, फास्टिंग, ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है ना,
ट्रेस्ड हिंदू एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना। हम देखेंगे क्या कि इनके ऊपर में जो है जो बुद्धिज़्म और जो है हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। फिलोसफिकल सिमिलैरिटीज भी दिखाई देती है डिस्पाइट डिबेट्स ऑन ओरिजिन, ठीक है। इनके ओरिजिन को लेकर कई विवाद हमारे पास हैं, ठीक है, बट देयर इज सम सिमिलैरिटीज एज वेल बिटवीन सूफिज्म एंड हिंदू योगिक आइडियाज अबाउट गॉड, सोल एंड द मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि ईश्वर की कल्पना की संकल्पना को लेकर बात करें, हम आत्मा की संकल्पना के ऊपर बात करें, और ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसके ऊपर बात करें, तो हिंदुइज्म के बीच में और जो हमारे पास जो सूफिज्म है उनके बीच में बहुत हद तक सिमिलैरिटी दिखाई देती है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि म्यूचुअल टॉलरेंस था और अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था सूफीज और हिंदूज के बारे में। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना। सो देयर वाज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सूफीज एंड हिंदुइज्म एज वेल, ठीक है। सो देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ व्हाट आई से दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटीज, ठीक है ना, जिसकी वजह से इन दोनों को आपस में करीब आने का मौका मिला, और इसकी वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल जो है टॉलरेंस यानी कि परस्पर सौहार्द की भावना जो है विकसित होती चली गई, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूफी ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब एक तो आधार हमने देखा डिफरेंट स्कूल्स हैं, जिसके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ सूफिज्म डेवलप हुए। अब होता क्या है कि सूफिज्म में कुछ जो सिलसिले हैं, ठीक है ना, जो वो क्या कहते हैं, इस्लामिक लॉ को मानते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो शरीयत कहता है उसमें पूरी तरीके से बिलीव करते हैं। तो ऐसे सिलसिले हो गए, उनको बोलते हैं बासरा, ठीक है। और ये ऐसे हैं जो कि इस्लामिक लॉ से बंधे हुए नहीं हैं, यानी क्या शरीयत कहता है, क्या हदीस कहता है, उससे बंधा हुआ नहीं है। दे आर कॉल्ड बेसरा, यानी कि दो सिलसिलास हु आर बिलीविंग इनटू व्हाट शरिया, ठीक है, दे आर कॉल्ड बासरा। हु आर नॉट बिलीविंग इन इस्लामिक लॉ दैट इज कॉल्ड शरिया और हदीस, दे आर कॉल्ड बेसरा, ठीक है। और ये जो हैं ये दोनों के दोनों सिलसिले हैं, चाहे बासरा हो या बेसरा हो, ये सब के सब क्या है, जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा इक्वली क्या किया जाते हैं, वो रेस्पेक्टेड किए जाते थे, ठीक है। इतनी बातें हो गई हमारे पास। अब आइए देखते हैं कि देयर आर सर्टेन सिलसिलास, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास जब स्लाइड जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये कुछ फेमस सिलसिले हैं जो भारत में आपको दिखाई देते हैं। नक्शबंदी के बारे में बात करें, कादरी के बारे में बात करें, सोहरावर्दी के, चिश्ती का, तो इनके फाउंडर्स हैं। जैसे चिश्ती के बारे में बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं। सोहरावर्दी के बारे में शेख बहाउद्दीन जकारिया साहब हैं, ठीक है। और कादरी सिलसिले की बात करें तो नियामतुल्ला कादरी साहब हैं। एंड ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी सिलसिला के क्या हैं, इसके संस्थापक हैं, ठीक है ना। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो नोटेबल सेंट्स हैं, उनके बारे में दिया गया। कई बार ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि बख्तियार काकी किस सिलसिले से बिलोंग करते थे, चिश्ती से, सोहरावर्दी से, कादरी से, नक्शबंदी से, ठीक है। या शेख अहमद सर हिंदी, वो किस सिलसिले से बिलोंग करते थे, शेख अहमद सर हिंदी, तो ये नक्शबंदी सिलसिले से होते थे। आपको शेख अहमद सर हिंदी के बारे में बताया होगा मैंने कि एक तरीके से क्या है, ये है बासरा, ठीक है ना। बासरा का मतलब शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। और इसी समय शेख अहमद सर हिंदी जो कि कंटेम्प्रेरी हैं किसके, वो देखें अकबर के, और अकबर के बहुत बड़े क्रिटिक भी हैं ये, ठीक है ना। अकबर के जो लिबरल पॉलिसीज हैं उसकी आलोचना करते हैं। सो नक्शबंदी ये क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स सिलसिला है, ठीक है ना, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है फिलॉसफी, और बिलीव करता है किसमें, वहादतुल सादुल में, ठीक है ना। सो ये हमने समझ लिया। जो है कादरी सिलसिला जो है रिलाइज स्ट्रांगली अपॉन एडहेरेंस टू द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। सोहरावर्दी एक्सेप्टेड रॉयल सर्विस, डिड नॉट बिलीव इन लिविंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड रिजेक्टेड म्यूजिक, ठीक है ना। सोहरावर्दी जो है वो क्या करेगा, उन्होंने जो है सो रॉयल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट के पैटर्नेज को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि किसी सफरिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जो है अगर कोई पैटर्नेज अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, रिसेंट लाइफ को जिए। लेकिन इन्होंने म्यूजिक को एक्सेप्ट नहीं किया, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड म्यूजिक। जबकि आप जानते हैं कि सूफिज्म के अंदर समा लगता है, समा का मतलब म्यूजिकल गैदरिंग्स होती हैं, समा के थ्रू ही आप अनहलक होते हैं, ठीक है ना। और आप क्या करते हैं जो है सो क्या करते हैं, अपने आप को बिल्कुल एनहिलेट कर देते हैं किसके अंदर, ईश्वर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हम देखेंगे जो सोहरावर्दी है उसमें म्यूजिक को रिजेक्ट किया गया। सबसे बेटर आप देखें चिश्ती के बारे में, तो ये क्या किसी प्रकार का कोई रॉयल पैटर्नेज नहीं लेता है, ठीक है ना। लव एंड टॉलरेंस को बिलीव रखता है, ओपननेस है, एंड म्यूजिक को एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहाँ समा बहुत पॉपुलर है, ठीक है। सो समा वाज वेरी मच पॉपुलर, रिजेक्टेड म्यूजिक, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग दिस इज रिजेक्टेड म्यूजिक। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दे आर द इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स। नाउ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अभी हमने बात करें 1192 में स्टैब्लिश किया गया। इनके इंपॉर्टेंट जो हैं जो नोटेड डिसाइपल्स हैं उसमें बख्तियार काकी, फखरुद्दीन गंजे शकर हैं, फरीद उद्दीन जो है कन्फाइंड एक्टिविटीज टू द हासी एंड अजोधन, ठीक है, डीपली रिस्पेक्टेड इन दिल्ली, ये सब उनके कुछ सेंटर्स हैं। निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में बात करें
तो ये मोस्ट फेमस जो चिश्ती सेंट्स हैं उनमें से एक हैं। चिश्ती ऑर्डर के बारे में बात करें तो मिंगल फ्रीली विद द पीपल, हैड अ वेरी सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ। ये याद रखिएगा, सिंपल एंड ऑस्टियर लाइफ, बिल्कुल साधारण सा जीवन होता था, सादा जीवन रहता था उनके पास। कन्वर्स इन हिंदावी, हिंदावी जो है ये हिंदावी डायलेक्ट का मतलब ये हो गया दैट इज दी आई मीन व्हाट वी कैन प्रीडेसेसर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है ना। सो ये क्या है, हिंदावी इज दी, आगे चल के ये उर्दू के रूप में क्या होगा, ये डेवलप होगा हिंदावी, ठीक है। इन्होंने म्यूजिकल रिसाइटेशंस का यूज किया, जैसे मैंने बताया समा लगता था जिसको बोलते हैं म्यूजिकल गैदरिंग्स, समा, उसी के अंदर समा दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल गैदरिंग्स, ठीक है। सो म्यूजिकल रिसाइटेशंस होगा टू क्रिएट मूड ऑफ नियरनेस टू गॉड। आप म्यूजिक का क्यों सहारा लेते हैं? म्यूजिक के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप अपने जो बिलवड गॉड हैं उनके बिल्कुल करीब चले जाते हैं। एंड यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, माइजरी, लव, कंफर्ट, व्हाटएवर, कुछ भी जो आपको यहाँ पर जो अटैच कर रहा है, ठीक है ना, जो आपके आपको फेटल्स में रख रहा है, आप उन सभी को भूलने लगते हैं। यानी इसका मतलब गया थ्रू म्यूजिक यू आर मेल्टिंग द अर्थली बॉन्ड्स सो दैट यू कुड टू कम क्लोजर टू योर गॉड, टू योर ऑलमाइटी गॉड, टू योर बिलवड गॉड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या समा के थ्रू क्या कहते हैं, यू जस्ट क्रिएट, यू डेवलप अ काइंड ऑफ मूड टू कम क्लोजर टू योर गॉड, ठीक है। एडॉप्टेड हिंदी वर्सेस फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। निजामुद्दीन औलिया ये क्या करेंगे, यौगिक एक्सरसाइजेज यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में बिलीव रखेंगे निजामुद्दीन औलिया साहब, और इसलिए इनको साध बोला गया और परफेक्ट एमंग द योगीज बोला गया, सद या परफेक्ट एमंग द योगीज बोला गया। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Disposed after Nasruddin Chirag Dehlavi's death, extended influence Eastern and Southern India. Now coming to Sohrawardi. सोहरावर्दी मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया, रॉयल पैटर्नेज का एक्सेप्ट किया, और इनका जो सेंटर था दैट वाज प्राइमरीली दैट इज इन पंजाब एंड मुल्तान। नोटेबल सेंट्स हैं जिसमें जो है सो शेख सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं, और हमीद उद्दीन नागौरी वो सोहरावर्दी सिलसिले से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नॉट एडवोकेटेड लाइफ ऑफ पॉवर्टी और दे एक्सेप्टेड सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, और एक बड़ा ही लग्जरियस लाइफ लीड करना शुरू किया था। प्लेड अ रोल इन क्रिएटिंग अ क्लाइमेट ऑफ पीस एंड हार्मनी, एडिंग रूलर्स इनडायरेक्टली एज वेल, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, कंपैरेटिव अप्रोच के बारे में बात करें। अगर हम बात करें तो हमने बताया कि चिश्ती ने क्या किया था, चिश्ती और सोहरावर्दी में अगर बात करें तो चिश्ती ने पूरी तरह रॉयल पैटर्नेज को खारिज कर दिया था, रिजेक्टेड कर दिया था, लेकिन सोहरावर्दी ने एक्सेप्ट किया था। बट बोथ द ऑर्डर्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रमोटिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट सेक्ट्स एंड रिलीजन। लेकिन दोनों ने म्यूचुअल टॉलरेंस, ठीक है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, आई मीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बारे में उसने इसको प्रमोट करा। पॉपुलर सेंट्स प्रोवाइडेड जो है पॉइंट्स ऑफ वेनरेशन एंड डिवोशन फॉर द मास ऑफ मुस्लिम्स विद इन द कंट्री अलॉन्गसाइड मक्का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें। सो इट वाज जो इस्लाम, इट वाज अबाउट सूफिज्म, नाउ इट इज अबाउट भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें। देखिए क्या होता है, भक्ति शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म भक्ति, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज एग्जैक्टली भक्ति फॉर यू, हाउ, किसको कहेंगे भक्ति, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कमेंट में जरूर लिखिए क्या भक्ति किसको बोलते हैं। भक्ति का मतलब क्या है, दैट इज इंटेंस डिवोशन, इंटेंस डिवोशन टुवर्ड्स होम। तो इंटेंस डिवोशन का मतलब टुवर्ड्स योर एडोरेबल गॉड, ठीक है, यानी कि जो आपके आराध्य देव हैं उनके प्रति आपका जो इंटेंस डिवोशन है, समर्पण है, दैट इज ऑल अबाउट भक्ति, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, भक्ति के बारे में बात करते हैं। सो इसका मतलब क्या है, थ्रू भक्ति यू जस्ट ट्राई टू रीयूनाइट विद द गॉड, आप ईश्वर के साथ आपका मिलन होता है, जो कि हिंदू फिलॉसफी भी है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है ना। तो बात समझ पा रहे हैं। सो भक्ति में इंटेंस डिवोशन के थ्रू हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ठीक है, आर यू गेटिंग मी। अब इस भक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो भक्ति हमारे पास है, ये भक्ति का जो रूट्स है ना, वो आप वेदास में भी ढूंढ सकते हैं, और वेदों में भी अगर हम बात करें तो जो वेदांता है दैट इज कॉल्ड उपनिषदिक फिलॉसफी, उसमें ये आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर हम देखें, या इन एक्चुअल सेंस यू कैन से कि भक्ति का राइज अगर होता है, तो हम देखेंगे कि 7वीं सेंचुरी में जो है साउथ इंडिया में ये डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, जब हमारे पास दो स्ट्रीम्स दिखाई देते हैं, एक वैष्णवाइट सेक्ट्स और दूसरा जो है हमारे पास सवाइट सेक्ट्स। जो वैष्णवाइट सेक्ट्स हैं दे आर कॉल्ड अलवार्स, और जो वैष्णवाइट सवाइट्स हैं दे आर कॉल्ड नायनार्स, ठीक है ना। सो इन अलवार और नायनार के साथ ही भक्ति हमारे यहाँ क्या होता है, आंदोलन की शुरुआत होती है। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो इतनी बात समझिए, हमने ये समझा कि भक्ति एक्चुअली होता क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, इसका गोल क्या है, गोल का मतलब क्या है, दैट इज द रीयूनियन विद द गॉड, ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है।
और इसके इतिहास के बारे में बात करने की कोशिश करें तो हमें ये जो है कहाँ दिखाई देता है, वो हमें वेदास में भी दिखाई देता है। लेकिन हम देखेंगे क्या कि एक्चुअल फॉर्म में एज अ मूवमेंट अगर भक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो 7वीं सेंचुरी में डेवलप होता है, विकसित होता है, साउथ इंडिया में होता है। और इसकी शुरुआत होती है वो अलवार और नैनार के साथ। अलवार जो हैं वो कौन है, वो वैष्णव भक्ति संत हैं, और जो नैनार हैं वो शैव भक्ति संत हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जो ये संतों का जो पीरियड है ये चल रहा होता है अलवार और नैनार का, वो 7 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में होता है। अब ये नैनार्स हो गया, वैष्णवाइट्स एंड अलवार प्रीस्ट दी पर्सनल डिवोशन टू गॉड डिसरिगार्डिंग कास्ट सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। और इन लोगों ने जो है जाति व्यवस्था को भी डिसरिगार्ड किया, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट करा। ट्रांसमिशन टू द नॉर्थ। अब हमने देखा क्या कि जो भक्ति है वो कहाँ आ रहा है, हमारे पास भक्ति का जो राइज होता है वो कहाँ होता है, साउथ में हो रहा है। साउथ से अब ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये है साउथ, और यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। ट्रांसमिशन टू द नॉर्थ अगर हम बात करें तो भक्ति के जो आइडियाज हैं बड़े क्रमशः ग्रेजुअली बड़ी स्लोली वो नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। हम देखें क्या कि यहाँ पर उसका रीजन क्या है, एक्चुअली क्या है कि भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा फीचर है, इसको समझ के रखिएगा, एनालिटिकल अप्रोच है यहाँ पे, कि जो भक्ति संत थे ना, वो जितने भी भक्ति संत हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के होंगे या ईस्ट या वेस्ट के कहीं के भी होंगे, दे यूज देयर लोकल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्स। उन्होंने ये क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग किया, ठीक है, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। तो साउथ इंडिया की जो भाषा थी, ठीक है ना, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत वेल एक्सेप्टेड नहीं थी, लोग नहीं जानते थे। इसलिए जब हम देखेंगे क्या कि जब भक्ति आंदोलन साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है तो ये जो भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर भारत की तरफ हो रहा था वो बहुत स्लो हो रहा था, बहुत ही धीरे धीमे धीमे हो रहा था, ठीक है। तो एक तो इसका फीचर ये हो गया कि जब इसको ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है टुवर्ड्स व्हाट आई से टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये एक स्लो प्रोसेस के तहत होता है। लोगों को लिमिटेड यहाँ पर अपील होगा, ठीक है ना। उसके क्या देखें, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का यूज हो रहा है और संस्कृत जो है अभी भी वो प्रिवेलेंट है लैंग्वेज है नॉर्थ इंडिया के अंदर। स्कॉलर सेंट्स एंड जो है हमारे पास है स्कॉलर्स एंड सेंट्स लाइक नामदेव एंड रामानंदा प्लेड रोल्स इन स्प्रेडिंग भक्ति इन नॉर्थ इंडिया। और देखें ये रामानंद के साथ ही भक्ति आंदोलन जो है वो कहाँ जाता है, नॉर्थ इंडिया में ये स्प्रेड होता है। और इसके बाद इसमें देखेंगे नामदेव का भी एक बहुत बड़ा नाम है, जो इन्होंने जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत की तरफ क्या किया, विस्तृत किया, इसका उसका फैलाव भी किया। अब ये नामदेव के बारे में कुछ बात करें, ये मराठी थे, ठीक है ना, 14वीं सेंचुरी के सेंट हैं, और इन्होंने पोइट्रीज कई पोइट्री लिखी है, भक्ति पोइट्रीज लिखी हैं, भक्ति कविताएं लिखी हैं, मराठी के अंतर्गत लिखा गया, ठीक है ना। और इनका अक्सर जो है दिल्ली के अंतर्गत हम देखेंगे सूफी संतों के साथ इनका इंट्रैक्शंस भी होता रहता था। रामानंद के बारे में बात करें तो रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य के फॉलोअर हैं, और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयाग में होता है। और इन्होंने क्या किया, जो वर्शिप फॉर विष्णु, वर्शिप सब्स्टिट्यूट वर्शिप फॉर रामा फॉर विष्णु, टॉट भक्ति टू ऑल कास्ट, डिसरिगार्डेड कास्ट बेस्ड एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। और इसी की वजह से हम देखेंगे कि इनके जो 12 संत थे वो विभिन्न जाति और समुदाय से आते थे। अगर ब्राह्मण भी उनकी जो है सो क्या शिष्यों में थे, तो उनके शिष्यों की टोली में हम देखेंगे लो कास्ट पीपल में अगर देखेंगे कॉबलर्स भी थे, बार्बर्स भी थे, ठीक है, बूचर्स भी थे, तमाम तरह के लोग आपको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि साधना ये बूचर था, सेना जो कि बार्बर हुआ करता था, कबीर वीवर थे, और रविदास वो कॉबलर कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मण्स भी इनकी टोली में होते थे, यानी कि इनके जो भक्त थे वो सभी जातियों और धर्मों से आते थे। सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है, अभी हुआ क्या कि भक्ति मूवमेंट का राइज क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस समय जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस थे ना, जिसको हम लोग वैदिक प्रैक्टिसेस कह रहे हैं, दैट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। और आप जानते हैं कि जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस था उसमें मोक्ष यानी कि साल्वेशन, जो अल्टीमेट गोल होता है कि एक इंडिविजुअल के लाइफ का, वो उसमें कई लोगों पे सैंक्शंस थे, खासकर लो कास्ट के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में कई तरह के सैंक्शंस आपको दिखाई दे रहे थे। तो इस समय जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, वो काफ़ी बर्डनसम हो गया था, ठीक है ना। तो उसका जो प्रेस्टीज था, यानी जो कॉमन लोगों के बीच में उसके प्रति जो आदर था वो निरंतर गिरता चला जा रहा था, ठीक है, ये बात समझ पा रही है। जो कास्ट सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। तो हम देखेंगे इस गिरती हुई परिस्थिति में हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट का राइज होगा, ठीक है, ये बात समझ पा रही है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि जब इस समय जो हिंदुइज्म है उसको एक चैलेंज मिल रहा था सूफिज्म के रूप में। सूफिज्म जो है एक ऐसा धर्म था जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के ऊपर बात करता था, लव के ऊपर में बात करता था, नॉन रिचुअलिस्टिक था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर देख मोनोइज्म भी था, पैंथियन ऑफ गॉड्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है ना, मोनेस्टिक भी था ये, ठीक है। नतीजा क्या होता है कि इस सूफिज्म ने क्या किया, इसने चैलेंज किया हिंदुइज्म को, और इसकी वजह से भी भक्ति का राइज होना शुरू हो गया, ठीक है। सो बोथ पीपल साउट रिलीजन सेटिस्फाइंग बोथ रीजन एंड इमोशंस।
कबीर और नानक हम देखें, इसमें देखें कई, अब ये भक्ति का हमने राइज देखा, भक्ति का राइज के पीछे कई फैक्टर्स हो गए। अब कई भक्ति सेंट्स हैं, हालांकि देखेंगे भक्ति सेंट्स में दो तरह के सेंट्स आपको देखने को मिलेगा। एक है निर्गुण धारा के लोग। निर्गुण धारा का मतलब क्या है कि ईश्वर को आकार में स्वीकार नहीं करते हैं, ईश्वर निर्गुण है, जो है उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, एट्रीब्यूटलेस है। और सगुण का मतलब हो गया जो एट्रीब्यूटेड है, जिसको हम देखते हैं, जैसे कि बांसुरी वाले भगवान श्री कृष्ण को हम समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम देखते हैं, सगुण वाले लोग हुए। तो कबीर एक निर्गुण धारा वाले लोग हैं, और कबीर का जो जन्म होता है वो 15वीं शताब्दी में होता है, ठीक है ना। और ईश्वरीय एकता के ऊपर उन्होंने बल दिया, जो आइडल वर्शिप को उन्होंने डिनाउंस करा, ठीक है ना। पिलग्रिम यानी कि जो रिचुअलिस्टिक जितने भी अप्रोचेस थे, चाहे मूर्ति पूजा हो, तीर्थ यात्रा, इन सभी का उन्होंने आलोचना किया। इन्होंने जाति व्यवस्था को भी जम करके इन्होंने इसका क्या किया, इसका क्रिटिसिज्म किया। एंड डिस्क्रिमिनेशन एडवोकेटेड रिलीजन ऑफ लव यूनिटी यूनाइटिंग ऑल। नानक के बारे में बात करें, ये भी 15th सेंचुरी में आते हैं, बॉर्न इन 1469, ठीक है ना। और इन्होंने भी वननेस ऑफ गॉड के ऊपर में क्या किया, इसको एम्फसाइज किया, ठीक है ना। एंड प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर के ऊपर भी बात करी, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर के बारे में। एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ कंबाइनिंग स्पिरिचुअल लाइफ विद ड्यूटीज ऑफ हाउस होल्डर्स, ठीक है ना। इन्होंने बीच का एक रास्ता बताया, ठीक है। अंडरटुक वाइड टूवर्ड्स अफेक्टेड फॉलोअर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑल्सो। अभी जो कबीर साहब हैं और ये नानक हैं, इनकी कुछ लिगेसीज भी हैं, इन लिगेसीज के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें, ठीक है ना। सो व्हाट आर देयर लिगेसीज, इन लिगेसी के ऊपर भी बात कर लें। कबीर और नानक की वजह से हम देखेंगे कि जो नानक देव जी हैं, उनकी वजह से सिखिज्म यानी कि सिख एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ। और कबीर के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मिल करके एक अलग सेक्ट बनाया, दैट इज को कबीरपंथी। कबीर ने कबीरपंथी स्टैब्लिश नहीं करा, कबीर के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कबीरपंथी को स्टैब्लिश कर दिया। तो हम देखेंगे क्या कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुरु नानक देव जी, सिखिज्म केम इनटू द बीइंग। एंड कबीरपंथी की जो विचारधारा थी, उसकी वजह से उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कबीरपंथी के रूप में एक सेक्ट को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो एक तो अचीवमेंट, एक डेवलपमेंट ये हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इन लोगों की जो वाणी थी, इनके जो विचार थे, जो आइडियाज थे, जो इनकी फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, इसने क्या कर दिया, एक शांति का माहौल क्रिएट कर दिया। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे के लिए समझ, परस्पर समझ को विकसित कर दिया, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस सीन इन पॉलिसीज ऑफ अकबर ऑल्सो। इसलिए देखेंगे कि इनकी जो पॉलिसीज है वो मध्यकाल के महानतम शासकों में जो हैं वो अकबर शामिल है, या सेकंड शायद सबसे महान शासक हैं। हालांकि एक तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब महानतम शासकों में अकबर हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उसकी जो पॉलिसीज है उसको भी ये लोग, विचारों को भी क्या करें, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना। इज इट क्लियर? इनको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। बट फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स विद इन द हिंदुइज्म एंड इस्लाम। लेकिन इनकी जो ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात थी, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात थी, इसको इस्लाम में और जो हिंदुइज्म में फोल्ड में जो लोग थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, इनकी आलोचना कर रहे थे। इसका मतलब इनके विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। ऑनगोइंग स्ट्रगल बिटवीन लिबरल एंड ऑर्थोडॉक्स ट्रेंड्स इन रिलीजियस थॉट्स। हम देखेंगे कि जो उदारपंथी लोग थे और जो कट्टरपंथी लोग थे, इनके बीच में हम देखेंगे क्या, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ठीक है, कन्फ्रंट्रेशंस हो रहे थे। फोकस क्या था इनका? भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया रिवॉल्व्ड अराउंड वर्शिप ऑफ रामा एंड कृष्णा, इनकारनेशन ऑफ विष्णु, थीम सेंटर ऑन चाइल्डहुड, स्कैपेड्स यानी कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्णा की, ठीक है, इनके जो उनके डायलियंस यानी कि राधा के साथ है, उन सभी को यहाँ दिखाया गया। यानी कि उत्तर भारत में हम देखेंगे कि जो इष्ट देव हैं, उस इष्ट देव के रूप में हमारे पास राम और जो है कृष्ण दिखाई देंगे, और कृष्ण की लीलाएं भी यहाँ पर में एक्सेप्ट की गई बाल लीलाएं। अब आइए कुछ और संत हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, ये पूरब में दिखाई देंगे। इन्होंने क्या किया, भक्ति में कीर्तन को इंट्रोड्यूस कर दिया, भक्ति को जो है कीर्तन को इंट्रोड्यूस कर दिया, म्यूजिकल गैदरिंग को, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि ईश्वर की तरफ आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और इसके लिए आप कीर्तन का सहारा लेकर, फिर जैसे सूफीज्म में था, समा होता था कि आप क्या सब कुछ को भूल जाते हैं, ठीक है, ताकि आप ऑलमाइटी गॉड की तरफ के क्लोजर हो सकें। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो भक्ति आंदोलन है उसमें कीर्तन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और कहा कि आपको ईश्वर का नाम जपना चाहिए, जपो, ठीक है ना, गॉड्स नेम, ठीक है ना, फोकसिंग, ठीक है, आप करें और उसके करीब और आप होते जाएंगे थ्रू कीर्तन, थ्रू म्यूजिकल गैदरिंग्स, ठीक है। इनकी जो वर्शिप है, लव, डेवोशन, सॉन्ग, डांस टू रियलाइज गॉड्स प्रेजेंस, यानी कि हरि को अपने आसपास अगर महसूस करना है तो आप प्रेम से, आप स्नेह से, आप समर्पण से, आप संगीत के माध्यम से
डांस से अपने आप को भी आप क्या करें, बिल्कुल पूरी तरीके से रमा देंगे। और वो आज देखेंगे जो इस्कॉन का बेसिस है, इस्कॉन में जो लोग हैं उनका बेसिस यहीं से निकल करके आता है। वेलकम टू ऑल रिलीजन रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और क्रीड इनटू द फोल्ड। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को आकर्षित किया। ट्रैवल एक्सटेंसिवली पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल इन ईस्टर्न इंडिया। हालांकि इन्होंने पूरे भारत की एक तरीके से अपनी यात्रा करी, लेकिन इनका जो प्रभाव रहा वो प्रमुख रूप से हम देखें पूर्व भारत में, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में रहा। अदर सेंट पोइट्स में एक नाम है हमारे पास गुजरात से नरसिंह मेहता का, वैष्णव जन तो तेने कहिए, इनकी रचना है। राजस्थान से मीरा है, ठीक है ना। उसके बाद सूरदास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हैं, राणा सांगा की फैमिली से बिलोंग करती हैं। कौन? मीराबाई। एम्फेसाइज्ड लव, उनकी बहू हैं ये मीराबाई, किनकी? राणा सांगा की। एम्फेसाइज्ड लव ट्रांसेंडिंग बाउंड्रीज, कास्ट एंड क्रीड, philosophic beliefs and aligned with the Vedantic monism influenced by Vallabha's teachings as well. Philosophical beliefs में बात करें तो ये लोग क्या करते हैं? Generally they were believing into what? Monism. Monism का मतलब एकेश्वरवाद, यूनिटी ऑफ गॉड के ऊपर बात करें, यानी कि जो ईश्वर है वो अलग अलग नहीं है, वो एक है, यानी यूनिटी ऑफ गॉड के बारे में बातचीत की गई यहाँ पर। एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय बल्लभाचार्य's टीचिंग अमंग द अदर्स। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे इनके पास, ये जितने भी लोग हैं ये क्या है? इनके पास ब्रॉड ह्यूमन अप्रोच है, यानी दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन सफरिंग्स, ठीक है ना। दे वेरी काइंड एंड कंसिडरेट अबाउट द ह्यूमन सफरिंग्स, ठीक है। तो देखें एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इनके पास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सेंटिमेंट्स इनके पास है, लव एंड ब्यूटीज है, ठीक है। सॉफ्ट एंड है रिगर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, बिल्ड प्लेटफॉर्म फॉर यूनिटी। और उन्होंने क्या किया? जो कास्ट सिस्टम है उसके उसकी जो समझ है उसको कमज़ोर करने की कोशिश, उसे मुलायम करने की कोशिश करी, और यूनिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार भी किया, ठीक है ना। इसके अलावा हम सूफी इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो ये मोनेस्टिक आइडियाज़ ऑफ अरब फिलोसोफर हैं यहाँ पर। इब्न ए अरबी गेन पॉपुलैरिटी इन इंडिया, ठीक है ना। जो इब्न अरबी हैं वो सूफी संत हैं जिनकी पॉपुलैरिटी भारत में बहुत ज़्यादा है, उन्होंने भी मोनिज्म के बारे में बात करी। डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग, इसको बोलते हैं तौहीद वजूद। तौहीद वजूद एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग बीइंग है उन सभी में एकता है, सभी एक हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इंडियन सूफीज शोड इंटरेस्ट इन संस्कृत एंड हिंदी, कंपोज वर्क्स इन दीज लैंग्वेजेस। जो सूफी संत हैं बाहर से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय भाषा में इन्होंने रुचि दिखाई और अपनी रचनाएं उन्होंने हिंदी और संस्कृत में दोनों में करी, ठीक है ना। बुद्धिस्ट भक्ति सॉन्ग्स रेजोनेटेड मोर विथ सूफी दैन पर्शियन पोएट्री। जो भक्ति सॉन्ग्स हैं वो क्या करेंगे? रेजोनेटेड मोर विथ सूफीज विथ पर्शियन पोएट्री। कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड फॉर द पीपल ऑफ वेरियस सेक्ट्स एंड द क्रीड्स। तो इन दोनों के बीच में फिर ये आकर्षण का कारण भी बनता है। कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में देखेंगे, भक्ति एंड सूफी सेंस क्रिएटेड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी, जो हमने बात किया। इन्फ्लुएंस आइडियाज ऑफ अकबर एंड हिज कंसेप्ट ऑफ क्या है? तौहीद वजूदी, जिसको यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन के बारे में बात करते हैं। ये अकबर की जो फिलॉसफी थी उसको ये इन्फ्लुएंस भी आगे चल करके करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना। लिटरेचर में हम लोग आते हैं तो हम देखेंगे क्या कि इंडिया में हम देखेंगे कि अभी भी जो हायर थॉट्स हैं एंड लिटरेचर है वो संस्कृत तक ही कन्फाइंड है। सो संस्कृत वॉज डोमिनेटिंग। फिलॉसफी जो है ना ऑफ रामानुजा, माधवाचार्य एटसेट्रा कंटिन्यूड, ठीक है ना। इस समय देखेंगे लिटरेचर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। लिटरेचर में हम देखेंगे क्या कि एक तरफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर रादर हम कह लें तो हम देखेंगे कि एक तो संस्कृत डोमिनेट कर रहा है, लेकिन भक्ति मूवमेंट के साथ डिफरेंट डायलेक्ट्स का भी डेवलपमेंट हुआ। प्रोबेबली इट इज नॉट हियर, लेकिन अब देखें जैसे अवधी हुआ, बंगाली हुआ, इन मराठी हुआ, गुजराती हुआ, इन सब का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे का ये है कि जो भक्ति सेंट्स है दे आर कमिंग अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो उनके साथ उनकी भाषाएं भी विकसित हुई, ठीक है। तो इसी में कॉन्ट्रीब्यूशन रामानुजाचार्य का भी देख सकते हैं, माधवाचार्य का भी देख सकते हैं, वल्लभाचार्य का भी देख सकते हैं। सो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूड, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज वाइड स्प्रेड्स अक्रॉस द कंट्री, और इनके विचार जो पूरे भारत में फैलता रहा। डाइवर्स प्रोडक्शंस में देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या हुआ, लिटरेरी एक्टिविटी में क्या हुआ। तो पोएट्री का, जिसको हम बोलते हैं काव्य, उसका भी विकास होता है, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे ड्रामा, फिक्शंस, ठीक है। हमारे पास मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, इन सभी का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। इसके देखें कई तरह के इसमें जो धर्मशास्त्राज हैं, सूत्राज हैं, उन सभी का, यानी हिंदू कोड ऑफ जो कंडक्ट है जिसको हिंदू लॉज भी हम बोलते हैं, उसके ऊपर कई कमेंट्रीज भी लिखी गई। नोटेबल कमेंट्रीज हैं यहाँ पर में, जो कमेंटेटर्स हैं वो हम देखें विज्ञानेश्वर हैं जिन्होंने मिताक्षरा लिखा, ठीक है ना। मिताक्षरा लिखा, तो मिताक्षरा ये याद रखिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास है मिताक्षर, ये किसका है? ये विज्ञानेश्वर का है, एंड दैट इज अ कमेंट्री ऑन हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट। जनास कंट्रीब्यूट विद द हेमचंद्र सूरी बीइंग प्रोमिनेंट।
और जैना सेंट्स में हम लोग बात करें तो इसमें हेमचंद सूरी का नाम बड़ा ही प्रमुखता से लिया जा सकता है। इंट्रैक्शन विथ मुस्लिम्स, हम देखें क्या इस्लामिक और पर्शियन वर्क्स का संस्कृत में कम ट्रांसलेशन हुआ, हमारी पुस्तकों का ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है ना। आई मीन जो संस्कृत के टेक्स्ट थे उनका ज़्यादा ट्रांसलेशन होता है, लेकिन इस समय अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे जो पर्शियन वर्क्स है, इस्लामिक वर्क्स हैं, उनका संस्कृत में कम जो है ट्रांसलेशन होता है। एक्सेप्शंस कुछ हैं ऐसे में, जैसे जामिज लव स्टोरी एंड वर्क्स ऑन द एस्ट्रोलैब, ये सब कुछ ऐसे किताबें हैं, एक्सेप्शनली बुक हैं कुछ, जिनका कि संस्कृत में क्या हुआ है, ट्रांसलेशन किया गया है। डोमिनेंस ऑफ अरबिक, हम देखेंगे जो प्राइमरी लैंग्वेज फॉर लिटरेचर है एंड साइंस है मुस्लिम्स का, दैट इज कॉल्ड अरबिक, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि यूज एक्सटेंसिवली फ्रॉम स्पेन टू बगदाद, और ये जो भाषा है अरबिक वो स्पेन से लेकर के, कि स्पेन का में तक हम देखेंगे इसका प्रसार हो चुका है, किसका, इस्लाम का, से लेकर बगदाद तक हम देखेंगे क्या कि अरब का प्रसार हो रहा था, ठीक है। पर्शियन जो लिमिटेड यूज है इन इंडिया अमंग इस्लामिक स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स, ठीक ना। और अरब का जो है हम देखेंगे भारत में क्या है, उसका लिमिटेड यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पर्शियन लैंग्वेज का प्रसार ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पर्शियन, तो हम जानते हैं कि जो पर्शियन है वो सेंट्रल एशिया से भारत में 10th सेंचुरी में आता है, और जो टर्क्स लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पर्शियन को क्या किया, यहाँ का स्टेट लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। सो पर्शियन बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बिकम द लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है। तो जो पर्शियन है इसकी दो बातें हो गई, ये एक तो हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल्स के वक्त भी, और दूसरा लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी, लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी आपको दिखाई देता है, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। सो इट वाज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। टर्क्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और लाहौर जो है पर्शियन कल्चर का बहुत सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। पर्शियन राइटर्स, नोटेबल अर्ली पर्शियन राइटर्स इन इंडिया इंक्लूड मसूद सलमान, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो शुरुआती दौर में भारत में आते हैं। अमीर खुसरो इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्शियन जो है हमारे पास राइटर है, प्रोमिनेंट पर्शियन राइटर है, जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में बदायूं में, जहाँ होता है पटियाली में, ठीक है। इन्होंने जो है एम्ब्रास इंडियन आइडेंटिटी, एक्सप्रेस लव फॉर इंडिया एंड हिज वर्क, ठीक है ना। उनका जो है सो भारत में भारतीय भाषाओं और दर्शन में, भारतीय भाषा और दर्शन में उनका काफ़ी ज़्यादा रुचि था, ठीक है ना। क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन नोन एज सब्ज ए हिंदी, इन्होंने एक पर्शियन की एक नई शैली को विकसित किया जिसका नाम है सब्ज ए हिंदी। पर्शियन जो है प्रेज्ड इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी को भी उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है। Accomplished musicians practice in religious musical gatherings, ठीक है ना। ये एक बहुत ही accomplished musician भी हैं, ठीक है ना। और इनको कहते हैं कि इन्होंने जो है सो कई भारत में कई जो रागों का डेवलप किया, जैसे राग सनम है, घोड़ा है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, इन सभी को डेवलप किया। इसके कहते हैं कि सितार और तबला का भी विकास इन्होंने किया था, ठीक है, हालांकि इसके ऊपर में कुछ डाउट्स भी है, लेकिन कुछ रेफरेंसेस मिलता है कि सितार और तबला का विकास भी किसने किया था, दैट वाज जो है डेवलप्ड बाय अमीर खुसरो, ठीक है। पर्शियन फैसिलिटेटेड क्लोज कल्चरल रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया एंड ईरान, बिकेम लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तुमने बात किया कि जो पर्शियन है वो सरकारी भाषा बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया, डिप्लोमेसी की भाषा बन गई, और अपर क्लासेस इन इंडिया की भी भाषा बन गई, ठीक है ना। हम देखेंगे कि शुरुआती में संस्कृत के साथ इंटरेक्शन का लिमिटेड इंटरचेंज हुआ बिटवीन संस्कृत एंड पर्शियन, ठीक है, ये तो हमने पहले ही बता रखा है कि इन जो संस्कृत है और पर्शियन के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है ना, इंटरचेंज विथ संस्कृत, ठीक है। जिया नक्शबंदी जो नक्शबी है, तो उन्होंने संस्कृत स्टोरीज को पर्शियन में ट्रांसलेशन किया, जिसको बोलते हैं तूती नामा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बुक ऑफ पैरट। इसके इंटरचेंज विद इस्लाम संस्कृत में सम संस्कृत वर्क्स ऑन मेडिसिन, म्यूजिक, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन, कुछ किताबें हैं जो संस्कृत की जिनका कि पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया। सुल्तान जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर का शासक है, ठीक है ना, हार्ड राजतरंगनी एंड द महाभारत ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन, ठीक है ना, ये मुस्लिम शासक है जैनुल आबदीन, जिसने क्या किया, ये जो है सो राजतरंगनी का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, महाभारत का भी इसने पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया। डाइवर्सिटी एंड ऑरिजिन के बारे में बात करें, जो रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल हैव एंशिएंट ऑरिजिन, सम ट्रेसिंग बैक टू द 8th सेंचुरी, ये तो अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि इस समय जो है सो कई भाषाओं का, कई बोलियों का क्या होता है, विकास होता है, जिसमें तमिल भी है, मराठी भी है, बंगाली है, एंड दे ऑल कैन बी ट्रेस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ देम रादर, नॉट ऑल, बल्कि मोस्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस डेवलप्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, डेवलप्ड हुए, ठीक है ना। सो नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑरिजिन, डेवलपमेंट होता शुरू होता है। अमीर खुसरो एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है ना, जिसका कि वाइड स्प्रेड यूज हो रहा था, कहाँ पर में, यहाँ हो रहा था, ठीक है।
डाइवर्सिटी इन ऑरिजिन की बात भी हो गई। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज, तो हमने देखा था क्या कि जो भाषाएं थी, जो बोलियां था, उनका राइज क्यों हुआ? तो संस्कृत का प्रेस्टीज लॉस हुआ, कारण समझ पा रहे हैं, इट वॉज हेजमनाइज्ड बाय अपर कास्ट, अपर क्लास, ठीक है। भक्ति सेंट्स ने क्या किया, लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स का डेवलपमेंट ज्यादा करवाया। अर्ली सेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस फॉर लिटरेरी पर्पसेस एज वेल। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में हम देखेंगे जो है प्री टर्किश जो रीजनल किंगडम्स हैं यूटिलाइज रीजनल लैंग्वेज लाइक तमिल, कन्नड़ एंड मराठी। जो टर्किश स्टैब्लिशमेंट हुआ यानी कि दिल्ली सल्तनत के बनने से पहले भारत में कई क्षेत्रीय राज्य थे, और क्षेत्रीय राज्य जो हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में थे, तो उनके यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं थी वो वहाँ की क्या थी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, तमिल, कन्नड़, मराठी ऐसी कई प्रशासनिक भाषाओं का भी विकास होता चला गया, ठीक है। इवन अंडर टर्किश रूल के बारे में हम लोग बात करें तो लोकल लैंग्वेजेस जो है हमारे पास कंटिन्यू टू बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ठीक है, खास करके रेवेन्यू के लिए। जब आप राजस्व इकट्ठा करेंगे तो उस समय जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसका विकास और उसका यूज ज्यादा किया जाएगा। मराठी सर्व्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन दी बहमनी किंगडम एंड लेटर ऑन द कोर्ट ऑफ बीजापुर। और मराठी के बारे में बात करें तो बहमनी किंगडम में, बीजापुर किंगडम में मराठी का यूज किया गया, ये याद रखिएगा, बहमनी किंगडम में और बीजापुर में इट वॉज यूज, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। सो किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिश होने से पहले भी जो कई भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, स्थानीय भाषाएं, उसका विकास भी प्रशासनिक भाषा के रूप में हुआ, उसके पीछे का तर्क भी आपने समझ लिया। क्योंकि कोई एक यूनिफाइड, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी या एक सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब एक बहुत बड़ा एक एम्पायर नहीं था, बल्कि कई रीजनल स्टेट्स थे जहाँ पर जिसने स्थानीय भाषाओं को क्या किया, प्रमोट किया, अडॉप्ट किया शासकीय भाषा के रूप में, ठीक है। Patronized by Muslim kings, Muslim rulers provided patronage for the literary and development of regional languages also. कई मुस्लिम रूलर्स हैं, उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को क्या किया, पैट्रोनाइज भी प्रोवाइड करा। नुसरत शाह जो बंगाल का शासक है, ठीक है, उसने महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन बंगाली में करवाया। नुसरत शाह, ठीक है ना, उसने महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन बंगाली में करवाया। मालधर वसु हैं जिसने भगवत गीता का ट्रांसलेशन बंगाली में करवाया था अंडर द पैट्रोनाइज, ठीक है ना, सपोर्टिंग बंगाली पोएट्स। चाहे इंटीग्रेशन हम बात करें ऑफ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का, तो इसमें देखेंगे क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जो जौनपुर में, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था, रोट इन हिंदी, मलिक मोहम्मद जायसी इन जौनपुर, ब्लेंडिंग सूफी कंसेप्ट विथ हिंदी पोएट्री। मलिक पद्मावत के लिखने वाले हैं ये, और इसमें देखेंगे सूफी कंसेप्ट और हिंदी पोएट्री दोनों को शामिल किया गया है। सूफी सेंस में पॉपुलराइज पर्शियन लिटरेरी फॉर्म्स लाइक मसनवी जो कि बाबर ने भी लिखा था, इन रीजनल लैंग्वेजेस, फोस्टरिंग कल्चर एक्सचेंज एंड इंटीग्रेशन एज वेल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइन आर्ट्स, इसमें देखें इनहेरिटेंस ऑफ अरब म्यूजिक ट्रेडिशंस, ठीक है। टर्क्स के बारे में हमने बात कर लिया, खुशरो के बारे में, टर्क्स कमिंग टू इंडिया inherited a rich Arab music traditions which had further evolved in Iran and Central Asia. New musical instruments like rabab and sarangi were introduced, rabab and sarangi, ठीक है, इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इसके अलावा न्यू मोड्स एंड रेगुलेशंस को भी डेवलप करा। रोल ऑफ हमीर खुसरो के बारे में बात करें तो इन्होंने कई रागास को जन्म दिया, जैसे अनम, घोरा, सनम, कई रागास को अमीर खुसरो ने जन्म दिया, ठीक है, बोथ थियरी एंड प्रैक्टिसेस। ऑफन क्रेडिटेड विद द इन्वेंटिंग द सितार, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, ऑफन को क्रेडिट दिया था कि इन्होंने सितार का आविष्कार किया, तबला का आविष्कार किया, ऑल्दो इट इज अ बिट हिस्टोरिकली डिबेटेड इशू, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कंटिन्यूड इंटीग्रेशन अंडर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक शुक्रवार को, शुक्रवारी नमाज के बाद वो संगीत सुना करता था, और उसी के समय देखते हैं कि राग दर्पण नाम से एक संस्कृत की किताब जिसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है। तो ये फिरोज शाह म्यूजिक सुनता था एवरी फ्राइडे आफ्टर नमाज, ठीक है ना। और दूसरा इंडियन क्लासिकल वर्क्स राग दर्पण को उसने पर्शियन लैंग्वेज में उसने ट्रांसलेट भी करवाया था। पैटर्न्स ऑफ म्यूजिक बाय रीजनल किंगडम्स, इसमें देखेंगे कि अब तो ये हो गया इंपीरियल सर्विसेज में, प्रोविंशियल प्लेसेस पे, आई मीन प्रोविंसेस में भी, मतलब आई मीन जो रीजनल स्टेट्स है वहाँ भी हम देखेंगे कि म्यूजिक का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जौनपुर में सुल्तान हुसैन शाह सरकी जौनपुर के, राजा मान सिंह जो ग्वालियर के थे, दे आर नोन फॉर देयर इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड दे पैटर्नाइज्ड म्यूजिक। पिरबोधन एक सूफी संत है जो कि ग्रेट म्यूजिशियन हुआ करते थे, ही वाज सूफी सेंट एंड ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन एज वेल। पिरबोधन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ग्वालियर के राजा मानसिंह हैं, ठीक है ना, उनके समय में हम देखेंगे मान कौतूहल की रचना की गई, जिसमें कई न्यू म्यूजिकल जो नोट्स थे, मोड्स थे, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस बाय मुस्लिम्स। सिकंदर लोदी आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ जौनपुर कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ पैटर्नाइजिंग म्यूजिक ऑन द लाविश स्केल लेटर अडॉप्टेड बाय द मुगल रूलर्स आल्सो। हम देखें जौनपुर की जीत के बाद जो है हम देखते क्या है, सिकंदर लोदी ने भी
जो है संगीत को पैटर्नाइज संरक्षण देना जारी रखा, जो आगे चलकर हम देखेंगे मुगल शासकों के समय में अडॉप्ट भी किया गया। डिस्टिंक्टिव अगर हम बात करें म्यूजिकल स्टाइल्स के बारे में, म्यूजिक मोड्स इन नॉर्थ इंडिया बिगैन टू डिफर फ्रॉम दोज इन साउथ इंडिया। ठीक है, क्यों? नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में आज भी देखिएगा जो क्लासिकल म्यूजिक नॉर्थ में है और जो साउथ में, दोनों में फर्क भी आता है। ठीक है ना। साउथ इंडिया में देखिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दिखाई देगा, नॉर्थ इंडिया में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो टर्किश एलिमेंट है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, पर्शियन जो अराबिक जितने भी मोड्स हैं जो हैं एयर्स हैं, स्केल्स हैं, नोट्स हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। साउथ इंडिया में उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखने को नहीं मिल रहा है। सो यहाँ देखेंगे क्या कि म्यूजिक का जो स्टाइल है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, यानी कि एक जोग्राफिकल डिवाइड म्यूजिक में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इवन म्यूजिक ऑल्सो witnesses geographical divide just because of the influences of Persian culture. Unique musical style influenced by the Persian music emerged in the kingdom of Kashmir as well. ठीक है, तो इसके साथ ही ये आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है एंड आई बिलीव कि आपको इसमें भी रुचि आई होगी और ये चैप्टर भी आपके लिए काम का रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक चैप्टर चल रहे हैं, यहाँ के फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ जो अंडरस्टैंडिंग भी है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर भी आपके लिए पहले चैप्टर की तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने इसे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन विद लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय, टेक केयर।